एप्लीकेबल कहाँ होता है? तो पहले होता है वन टाइम ऑफर में एप्लीकेबल, जैसे कि आप किसी कोई भी आदमी मतलब पढ़ के समझ में वन टाइम किसी को ऑफर दे रहे हो, फिर एक कोई कस्टमाइज ऑर्डर आया तब, फिर अगर आपके पास कुछ सरप्लस कैपेसिटी बच रहा है इस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए आप कुछ एक ऐसा बिज़नेस करते हैं, सीजनल बिज़नेस करते हैं, वो सीज़न में हाई रहता है बट ऑफ सीज़न में वो आपको सरप्लस कैपेसिटी बच जाता है, तब रिलेवेंट कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री हो, एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री मतलब जैसे फ्लिपकार्ट का आता है ना बिग बिलियन डेज सेल या ऐसा कुछ, उसमें क्या है उन लोग के पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रहता है, अब वो सब इन्वेंट्री ख़राब हो जाए उससे बेटर है कि सस्ता में बेच देते हैं, तो उस समय रिलेवेंट कॉस्टिंग यूज़ होता है। एग्जाम्पल जानते क्या है, देखिए यहाँ पे मिस्टर ए जो है गेट्स ऑफ फ्रॉम हिज फादर, मिस्टर ए जो है उसको मतलब होता है ना कि बाप के पास दुकान है तो बेटा को भी मिल जाता है, तो मिस्टर ए को वैसे एक दुकान मिल गई उनके पापा के साथ। अब ये दुकान को एक म्यूनसिपल टैक्स पे करते हैं 5,000 रुपया पर एनम के बेसिस पे। नाउ देयर आर टू ऑप्शन फॉर मिस्टर ए, फर्स्ट इज ओन बिजनेस, सेकेंड मतलब जो शॉप उनको मिला है उस पर वो खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करें, और सेकेंड ऑप्शन इज लीज आउट, मतलब वो किसी को रेंट पे दे दें। तो अब समझ लीजिए कि मिस्टर ए हैं, वो शॉप उनको पापा दिए थे उनके, अब वो अपना बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और उनका बिजनेस है फ्लावर शॉप का। तो अब देखिए एक एस्टिमेटेड है सेल रेवेन्यू किए वो 10 लाख का साल में, COG में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 लाख का हुआ, तो वो साल में प्रॉफिट अपना लगाए एक्सक्लूडिंग म्यूनसिपल टैक्स 3 लाख का प्रॉफिट उनको मिला। अब है दूसरा कि वो सोचे कि नहीं काम करते दुकान को रेंट में दे देते हैं, तो रेंट में भी रेंट का इनकम 18,000 रुपया महीना, बट मिस्टर ए ओनली हैज़ टू पे 5,000 पर मंथ म्यूनसिपल टैक्स। मतलब हाँ समझ लीजिए 18,000 रुपया महीना है तो साल का 2,16,000 रुपया पर एनम आपका ये लग गया, मतलब रेंट मिल जाएगा। अब इस रेंट एग्रीमेंट का ये है ना कि मिस्टर ए को रेंट तो मिलेगा बट म्यूनसिपल टैक्स जो 5,000 का था वो उनको ही पे करना है, लिखा है कि बट मिस्टर ए ओनली हैज़ टू पे 5,000 पर एनम म्यूनसिपल टैक्स। अब देखिए टोटल कॉस्ट अप्रोच, अब इसका दो अप्रोच देखिए, एक है टोटल कंसिडर ऑल कॉस्ट गिवन इन द सिनेरियो, पहला है टोटल कॉस्ट अप्रोच, इसमें कंसिडर ऑल कॉस्ट गिवन इन द सिनेरियो, मतलब देखते हैं ऑप्शन है ऑन शॉप का, ऑप्शन 2 है लीज का। तो रेवेन्यू है 10 लाख का, यहाँ पे 2,16,000 का है, यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7 लाख का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ म्यूनसिपल टैक्स है 5,000, यहाँ पे भी 5,000, दोनों में आपको म्यूनसिपल टैक्स पे करना ही था। तो नेट इनकम यहाँ पे आएगा 2,95,000, यहाँ 2,11,000, तो ऑप्शन 1 प्रीफर्ड है पहले। अब आप लोग बोल सकते हैं कि भाई ऑप्शन 1 में तो खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, खुद मेहनत भी कर रहा है, उसका भी एक अलग होता है, हाँ वो वाला बेसिस वो वाला फैक्टर को हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं अभी कि आप खुद काम कर रहे हो तो आप खुद का भी मतलब कुछ हम लोग टोटल नेट इनकम देखें, तो ऑप्शन 1 प्रेफरेबल है। अब देखिए यहाँ पे द एडिशनल इनकम ड्यू टू द ओपनिंग ऑन स्टोर, मतलब जो खुद का स्टोर आप खोल रहे हो उसका एडिशनल इनकम कितना होगा 2,95,000, 84,000 आप ज़्यादा कमाओगे अगर आप अपना ही स्टोर में रेंट ना देके अपना स्टोर अपना बिजनेस करो। अब डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इवेल्युएशन, जो इवेल्युएट कर रहे हैं ये कि क्या होना चाहिए ऑप्शन में, इसका डिफरेंट कुछ कुछ अप्रोच होता है। एक तो आप देखिए टोटल कॉस्ट अप्रोच, नेक्स्ट अप्रोच है इंक्रीमेंटल अप्रोच, मतलब देखिए अब ऑप्शन 1 है माइनस ऑप्शन 2, मतलब इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा कितना कमाए, लेट्स से ऑप्शन इज इवैल्यूएटेड, मतलब समझ लीजिए ऑप्शन 1 को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ऑप्शन 1 माइनस ऑप्शन 2 करेंगे तो उससे देखा जाएगा कि जैसे कि ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या था ऑन स्टोर था, तो इसलिए बोले कि 84,000 रुपीज़ आप ज़्यादा कमाओगे अगर आप अपना शॉप खोलोगे, इसमें हम लोग ऑप्शन 1 इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर ऑप्शन 2 इवैल्यूएट करते हैं तो ऑप्शन 2 माइनस ऑप्शन 1 करते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लीज पे दोगे तो आप 84 रुपीज़ कम कमाओगे, 84,000 रुपीज़ कम कमाओगे। यहाँ देखिए लिखा है कि फाइंड इंक्रीमेंटल इनकम ऑफ एन ऑप्शन, इंक्रीमेंटल ऑप्शन निकालना है, द कॉस्ट दैट आर इररिलेवेंट विल बी ज़ीरो इंक्रीमेंटल वैल्यू। अब जो कॉस्ट इररिलेवेंट है, जैसे यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स इररिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स दोनों पे लग रहा है ना, अगर आप इसको काउंट करो भी ना, अगर हम लोग इस म्यूनसिपल टैक्स को हटा भी दें फिर भी एडिशनल इनकम आपका 84,000 ही होगा अगर आप ऑप्शन 1 से लो, तो इसलिए ये जो है द कॉस्ट इररिलेवेंट है एंड विल बी आइडेंटिफाइड ऑटोमेटिकली विल टेकिंग द वाइल टेकिंग द डिफरेंस, ये खुद ही पता चल जाएगा। इफ़ इंक्रीमेंटल इनकम इज़ पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रपोजल और नेगेटिव है रिजेक्ट द प्रपोजल, मतलब दूसरा ऑप्शन ले लो वैसा। तभी देख स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल इनकम फ्रॉम ऑन शॉप, अगर इसको निकालेंगे कैसे इंक्रीमेंटल, ये जो इंक्रीमेंटल अप्रोच था ये तो कॉस्ट अप्रोच आपने देख लिया, टोटल कॉस्ट दोनों में से निकाल के देख लिया, अब इंक्रीमेंटल अप्रोच में कैसे, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखिए पहले कितना रेवेन्यू हम ज़्यादा कमा रहे हैं इतना, इंक्रीमेंटल COGS देखे इतना एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ रहा है, तो अफकोर्स में कुछ खर्चा नहीं, इसमें 7 लाख का खर्चा है,
इंक्रीमेंटल म्यूनसिपल टैक्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा म्यूनसिपल टैक्स तो हम पे नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं, तो इंक्रीमेंटल इनकम 84,000। एज इंक्रीमेंटल इनकम फ्रॉम ओन शॉप इज पॉजिटिव, इट शुड बी प्रीफर फॉर लीज ऑप्शन। अब इसका लिमिटेशन अप्रोच का क्या है, तो पहला तो लिमिटेशन है वेरी कैलकुलेटिव इफ़ देयर आर मोर देन 2 ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे और क्या गया, हाँ इसका कुछ अप्रोचेज है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो कि वेरी कैलकुलेटिव है, अगर ज़्यादा ऑप्शन हो तो बहुत, अगर वही तो आपके ज़्यादा ऑप्शन हो गया तो फिर सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक लिमिटेशन होगी, हम लोग आगे भी लिमिटेशन में पढ़ते रहेंगे। फिर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच या रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच इसको बोलते हैं हम, इसको वो पहला आपने पढ़ा इनकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट अप्रोच, फिर आपने पढ़ा इंक्रीमेंटल अप्रोच, अब ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच या फिर रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच। इसमें है रिक्वायर्स टू मैनुअली एलिमिनेट इररेलेवेंट कॉस्ट, इसमें मैनुअली हम लोग इररेलेवेंट कॉस्ट ये करता है। इररेलेवेंट कॉस्ट क्या है, तो इररेलेवेंट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट आर सेम इन ऑल द गिवन सिनेरियो, जैसे म्यूनसिपल टैक्स था, और डज नॉट चेंज इन एनी ऑप्शन। इन आवर एग्जाम्पल अब म्यूनसिपल टैक्स इज इररेलेवेंट। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है लेटस से ऑन स्टोर इज बीइंग ओपन, समझ लीजिए अपना ही स्टोर खोला आपने, ठीक। अब इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट शोइंग नेट रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑन स्टोर्स, क्या है इसका स्टेटमेंट शोइंग नेट रेलिवेंट कॉस्ट। कॉस्ट का अगर हम बात करें तो क्या है, कॉस्ट आपका 7 लाख का लग रहा है अगर आप अपना स्टोर खोलोगे। फिर है बेनिफिट कॉस्ट फॉर ओपनिंग, इसमें देखिए इसमें स्टेटमेंट शोइंग नेट रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑन स्टोर, जो हम लोग का रेलिवेंट हो, इरेलीवेंट तो हम लोग हटा दें, रेलिवेंट कॉस्ट का बात हो रहा है। तो ये देखिए पहले कि आपका कॉस्ट क्या लगा, 7 लाख का कॉस्ट लगा है आपका। फिर है यहाँ पे बेनिफिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। अब इसमें क्या है कि अब आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग ले लिए, एक तो हम लोग का नॉर्मल कॉस्ट लगा, एक और हम लोग कॉस्ट 2,16,000 क्या लिया, ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि आप बेस्ट अल्टरनेटिव अगर छोड़ के, मतलब एक अल्टरनेटिव छोड़ के आप उससे बेटर अल्टरनेटिव लेते हो, तो जो कॉस्ट आप छोड़ दी वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे 2,16,000 तो आपको मिलता रेंट का था जो रुपया महीना इंटू 12, तो 2,16,000 का तो आपने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका आ गया, ये इग्नोरिंग द इररेलेवेंट कॉस्ट, वो 5,000 को इररेलेवेंट हटा के रेंटल इनकम इतना, तो आपका नेट रेलिवेंट कॉस्ट हो गया आपका इतना। अब आप लोग इतना कहाँ लगा, 7 लाख ही लगा था, हाँ 7 लाख लगा था, 7 लाख में आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड की। अब आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑन स्टोर कितना है, 10 लाख, दोनों को लेस मतलब डिफरेंस कर दीजिए, तो नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो गया 84,000। देखिए भैया है एज नेट इंक्रीमेंट बेनिफिट इज पॉजिटिव द प्रपोजल शुड ऑफ ऑन स्टोर शुड बी एक्सेप्टेड। समझ में आ गया, ये रेलिवेंट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच में टोटल कॉस्ट लेते हैं, उसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, तो आपका एक टोटल कॉस्ट आता है, और इस टोटल कॉस्ट को हम लोग फिर रेवेन्यू से लेस करते हैं। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, ये चैप्टर का जो मेन हिस्सा है रेलिवेंट कॉस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अब मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग रेलिवेंट कॉस्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ रेलिवेंट कॉस्ट। तो द कॉस्ट दैट आर डिफरेंट इन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, जैसे कि मतलब जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में आर रेलिवेंट कॉस्ट। अब जैसे कि म्यूनसिपल कॉस्ट था, वो वाला तो रेलिवेंट मतलब दोनों में सेम ही था, तो इसलिए वो रेलिवेंट हो गया। फिर द कॉस्ट दैट अफेक्ट द डिसीजन, वो डिसीजन मेकिंग में आपका इफेक्ट कर रहा है। द कॉस्ट दैट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये सबको बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। फिर इन जनरल द फॉलोइंग कॉस्ट आर ऑलवेज रेलिवेंट, ये सब कॉस्ट जो है ना ये हमेशा रेलिवेंट होता है, आप याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। एक वेरिएबल कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट होगा ऑफकोर्स, क्योंकि प्रोडक्शन का इधर उधर होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ऊपर नीचे होगा, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, चेंज भी होता है अलग अलग सिनेरियो में। फिर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट या फिर डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट और मैनेजमेंट साइड। अब कुछ फिक्स कॉस्ट होते हैं ना जो आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी रेलिवेंट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफकोर्स रेलिवेंट कॉस्ट है, यहाँ पर मैंने जैसे दिखाया। तो ये 3 टाइप का जो कॉस्ट है ये आपका हमेशा रेलिवेंट ही होता है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इररेलेवेंट कॉस्ट, ये उसी का उल्टा हो गया था, कॉस्ट दैट आर सेम इन ऑल अल्टरनेटिव्स, द कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन अल्टरनेटिव, द इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ दिस कॉस्ट इज ऑलवेज 0, जैसा मैं पहले भी बताया था। नेक्स्ट है इन जनरल द फॉलोइंग कॉस्ट आर ऑलवेज इररेलेवेंट, ये सब कॉस्ट हमेशा इररेलेवेंट होता है। पहला क्या है संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट।
मतलब जो लग चुका है वापस नहीं आएगा, जो लग चुका है और वो वापस पैसा हमको नहीं मिलेगा। जैसे कि समझ लीजिए तो मशीन खरीद लिया आपने, अब वो वापस उसका पैसा हमको नहीं मिलने वाला अनलेस हम बेचने का डिसीजन ले लें। तो ये सब तो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, संक कॉस्ट हो गया। तो डिसीजन मेकिंग पॉइंट के पहले लग गया, डिसीजन मेकिंग जब लेना तो उसके पहले ही लग चुका है ये सब कॉस्ट। तो ये आपका ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। अब इसका बारे में सोच के क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है कमिटेड फिक्स कॉस्ट, वही था जो अनअवॉइडेबल था फिक्स कॉस्ट, इसमें अनअवॉइडेबल है। जैसे कोई जगह का रेंट देना वो अनअवॉइडेबल होता है मोस्ट केसेस में, तो ये कमिटेड फिक्स कॉस्ट हो गया। लिखा है यहाँ पे फ्यूचर कॉस्ट बट विल बी इनकर्ड इन सेम, ये फ्यूचर कॉस्ट है बट विल बी इनकर्ड इन सेम अमाउंट इन ऑल द ऑप्शन। तो आपका इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि अब अगर आप कोई भी चूज़ करो आप कमिटेड तो करोगे, हर सिचुएशन में यही कॉस्ट पे करोगे, तो ये अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होगा, ये भी आपका इररेलेवेंट है। नेक्स्ट कुछ एक ट्रू फॉल्स जैसा है, जिसमें मैं ट्रू फॉल्स दिखाता हूँ, ठीक है। और इररेलेवेंट कॉस्ट आर संक कॉस्ट, हर इररेलेवेंट कॉस्ट संक कॉस्ट होता है, तो गलत ऑफकोर्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए कमिटेड फिक्स कॉस्ट भी एक इररेलेवेंट कॉस्ट है, फॉल्स। फिर नेक्स्ट है और संक कॉस्ट आर इररेलेवेंट, हर संक कॉस्ट इररेलेवेंट होता है, तो हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे लिखा ही था, तो ट्रू। अब ऑल पास्ट कॉस्ट आर संक कॉस्ट, जो भी पास्ट कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये संक कॉस्ट का पास्ट कॉस्ट हो गया, हर संक कॉस्ट ये है क्या नहीं, मतलब हर पास्ट कॉस्ट संक कॉस्ट है कि नहीं, तो ट्रू है, सेम ही चीज़ होता है। अब ऑल फ्यूचर कॉस्ट आर रेलिवेंट, हर फ्यूचर कॉस्ट रेलिवेंट है, तो देखिए नहीं, क्योंकि कमिटेड फिक्स होता है, ये फ्यूचर में ही पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये रेलिवेंट ही हो, तो फॉल्स। अब यहाँ पे एक और चीज़, एज इररेलेवेंट कॉस्ट इंक्लूड्स, अच्छा ये पहले मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है कि संक इक्वल टू पास्ट फ्यूचर कमिटेड भी हो सकता है, तो ये फ्यूचर है वो वेरिएबल हो सकता है या अवॉइडेबल फिक्स हो सकता है, और ओनली रेलिवेंट। अच्छा फ्यूचर का जो वेरिएबल या अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है यही सब रेलिवेंट होता है, भाई कमिटेड जो इररेलेवेंट हो जाता है, वही लिखा है आपका। फिर एक है क्वेश्चन 1 में बुक दिखाता हूँ, बट ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपको पता करना है कि कौन सा कॉस्ट कमिटेड है, कौन सा कॉस्ट डिस्क्रिशनरी है, तो बस वही है। कमिटेड मतलब वही कौन सा भी कॉस्ट कमिटेड है, एक बार दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, ये क्वेश्चन है। पहला है कि एनुअल इंक्रीज ऑफ सैलरी एंड वेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बाई 5% एज पर एग्रीमेंट में लिखा था 5% इंक्रीज होगा सैलरी एंड वेजेस, तो ये आपको पता करना है कमिटेड फिक्स कॉस्ट या डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट है। तो कमिटेड है भाई, कमिट कर चुके हैं कि भाई 5% होगा, एग्रीमेंट में लिखा है तो होगा ही कमिटेड। नेक्स्ट, न्यू एडवर्टीजमेंट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इज रिकमेंडेड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर अचीविंग सेल्स क्वालिटीज दैट वर बजटेड फॉर द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब इसमें लिखा है कि न्यू एग्जिस्टिंग मतलब एडवर्टीजमेंट बढ़ाना है, तो आपका फिक्स कॉस्ट है, कमिटेड है या फिर नहीं, तो कमिटेड तो नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, बढ़ा भी सकते हैं नहीं भी बढ़ा सकते अपने मन पे है, तो ये डिस्क्रिशनरी एज रिकमेंड लिखा है, ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट है रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द पास्ट 6 मंथ्स एंड रेंट पेबल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन इन द फैक्ट्री। ऑफकोर्स रेंट पे करना कमिटेड है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, पहले बताया मोस्ट ऑफ द केसेस में रेंट आपका कमिटेड ही होता है। नेक्स्ट है रिसर्च कॉस्ट ऑन अ प्रोडक्ट दैट हैज़ रिच मैच्योरिटी फेस in its life cycle and the research cost which may be needed to introduction a cheaper substitute in the market for facing competition। अब एक ग्राफ होता है प्रोडक्ट का जहाँ पे मैच्योरिटी फेस में आने के बाद अब वो डिक्लाइन होने लगता है उसका सेल्स, तो फिर उसके लिए आप उस पर रिसर्च कोर्स करना, अब विच मे नीडेड टू इंट्रोडक्शन चीपर सब्सिट्यूट उसका लेके आना, तो ये डिस्क्रिशनरी हो गया। एज यू नॉट नीड यू कैन डाई द प्रोडक्ट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट को अब जीवित रखें जब वो मैच्योरिटी फेस में आ ही चुका है, सब्सिट्यूट निकाले क्या फ़ायदा मरने तो प्रोडक्ट को, तो डिस्क्रिशनरी है। नेक्स्ट है लीगल कंसल्टेंसी फीस पेबल फॉर पेटेंट राइट ऑन अ न्यू प्रोडक्ट, पेटेंट राइट हैव बीन अप्लाइड फॉर। अब पेटेंट राइट का अप्लाई कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, उसका लीगल फीस भी आता है, तो वो पे करना ही पड़ेगा भाई, आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो नहीं पे करेंगे, ऑफकोर्स पे करना पड़ेगा, पेटेंट वेटेंट खरीद चुके कमिटेड हो गया आपका। तो आपका इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट यूज़ कब होता है, पहला तो है कि कोई भी चीज़ का मिनिमम या मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर डिसाइड करने में, बताऊंगा आगे एग्जांपल में भी कैसे होता है ये काम। और दूसरा होता है इवैल्यूएशन, मतलब एक्सेप्ट करे प्रपोजल या रिजेक्ट करे प्रपोजल, ऐसा अगर क्वेश्चन हो या फिर कोई प्रोजेक्ट का मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस निकालना, उस समय हम लोग रेलिवेंट कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग का डीमेरिट्स देखेंगे।
पहला कस्टमर मे गो डिससेटिस्फाइड ऑन रिपीट ऑर्डर एट द प्राइस ऑफ रिपीट ऑर्डर्स वुड बी हायर। मतलब समझ लीजिए मैंने हुआ था रिलेवेंट कॉस्टिंग वन टाइम ऑफर में यूज़ किया जा सकता है। समझ लीजिए एक आदमी आया, वो वन टाइम मेरे को ऑफ़र दिया कि मतलब वो आदमी आके भैया हमको ये वाला काम थोड़ा सा कर दीजिए, तो हमको लगा भाई वन टाइम में ठीक है थोड़ा कम में कर दिया, रिलेवेंट कॉस्टिंग उसको अप्लाई किए, मिनिमम निकाले प्राइस ऑफर और उतना में कर दिया। अब वो नेक्स्ट बार जब वो आएगा ना तो उसको वही लगेगा कि भाई कम ही में देगा, भाई बार बार थोड़ी उसको उतना कम में ही, तो बिजनेस ही नहीं तो डाउन हो जाएगा। तो ये लिखा है यहाँ पे देखिए, यू फर्स्ट चेंज चार्ज लो टू हिम टू गेट हिम बट ही एक्सेप्ट दिस लो प्राइस एवरी टाइम नाउ। तो इसीलिए अब उसको डिससेटिस्फैक्शन लगेगा कि अरे यार पहला बार आया था इतना कम था, बढ़ा दिया। नेक्स्ट है आपका एक और ये है डिमेरिट, रेगुलर कस्टमर में फील एनॉयड इफ दे गेट टू नो अबाउट लोअर प्राइस। अब समझ लीजिए कोई भी मतलब वो ये जो कुछ प्रोडक्ट खरीदना है वो एक बार के लिए आया तो उसको लो प्राइस में दे दूँ, ठीक है एक्स्ट्रा मेरा मतलब और बना सकता था प्रोडक्शन यूनिट और बाकी था तो उसको कम प्राइस में मिनिमम में दे दें। नेक्स्ट है रेगुलर प्राइस। तो ये रेगुलर कस्टमर वाला आपने समझ गया कि अब रेगुलर कस्टमर जो नॉर्मल प्राइस पे करता है रेगुलर प्राइस में, अब उन लोगों को पता चला कि कोई स्पेशल ऑफर दे रहा है तो ऑफकोर्स उन लोगों को खराब लगेगा। नेक्स्ट आपका रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड वे ऑफ रिपोर्टिंग बिकॉज सेवरल संक एंड कमिटेड कॉस्ट अपॉर्चुनल टू द ऑफर आर नॉट चार्ज। अब जैसे कि बता रहा था संक कॉस्ट में क्या हम लोग इंक्रीमेंटल वैल्यू देखते हैं और कुछ संक कॉस्ट को छोड़ देते हैं। अब संक कॉस्ट रेंट हो गया, ये सब प्रोडक्ट में अपॉर्चुनमेंट हो जाता है। अब वो सब ये मतलब सही साइज़ नहीं है इसका प्रॉफिट दिखाने का, जो मैं इसमें प्रॉफिट दिखाता हूँ उसमें संक कॉस्ट को हम लोग छोड़ देते हैं और फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दिखाते हैं। तो वही बोलता है ये सही वे नहीं है प्रॉफिट दिखाने का, हम लोग वो संक कॉस्ट जो भी होता है वो अपॉर्चुनमेंट होता है, मतलब बांट दिया जाता है, तुम लोग वो बांटते नहीं है संक या अकोमोडेटेड कॉस्ट को, तो इसलिए प्रॉफिट गलत दिखा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल है, अ मशीन ऑफ 10,000 वाज अबाउट टू राइट ऑफ बट समवन आस्क्ड इट फॉर 500। मतलब 10,000 की मशीन तो उसको राइट ऑफ करते वाले थे, जीरो वैल्यू होने वाला था मेरा, बट उसको कोई 500 में मांग लिया। अब एज़ पर PL अगर यहाँ दिखाएंगे तो 2 मशीन 10 लाख 10,000 का था, टू प्रॉफिट 500, टू लॉस 9,500, ऐसे हो गया। मतलब यही होना चाहिए ना आपका कि आपका 10,000 का मशीन था वो चल गया, लॉस में आपका 9,500 का हुआ और प्रॉफिट जो आप मतलब टू प्रॉफिट का टू बैंक लिख दीजिए यहाँ पे 500 का हुआ, ठीक। बट एज़ पर रिलेवेंट पोस्टिंग क्या दिखाएगा, कैश रिसीव 500 आपको दिखाएगा कि भाई बढ़िया है क्योंकि इस संक कॉस्ट ये ज़ीरो मिलने वाला था। एज 10,000 जो है आपका जो खरीद चुके हो पहले वो संक कॉस्ट मान के आपका प्रॉफिट 500 दिखा देगा रिलेवेंट पोस्टिंग, जबकि आपका यहाँ पे लॉस आ रहा है 9,500 का, तो वही चीज़ है, प्रॉफिट ये गलत दिखाता है। नेक्स्ट आपका मेनी टाइम्स द कॉस्ट में रिमेन इंक्रीज आफ्टर द ऑफर। मतलब एग्जाम्पल है, एम्प्लॉय हायर्ड फॉर द ऑफर कुड नॉट टर्मिनेटेड आफ्टर द ऑफर। मतलब समझिए कोई एक ऑफर था आया था, मेनी टाइम्स द कॉस्ट में रिमेन इंक्रीज, कोई ऑफर आया था उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एम्प्लॉय चाहिए था, वो एम्प्लॉय तो रख लिए बट अब इसको निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए लिखा है मेनी टाइम्स द कॉस्ट में रिमेन इंक्रीज आफ्टर द ऑफर। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले भी पढ़ चुके हैं फिर से देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स इट मीन्स द इनकम फोरगोन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हाइल एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल है अनारकली का, वो है सलीम की गली या डिस्को चली, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो सलीम की गली आना या तो डिस्को जाना। सलीम की गली गई तो नेट इनकम होगा 500, डिस्को आएगी तो नेट इनकम होगा 6,000, सॉरी 5,000 यहाँ पे नेट इनकम होगा 6,000 का होगा, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा इनकम वाला चूज़ करेगी तो 6,000 चूज़ की, पर इसका आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग डिस्को इज़ 5,000। अब एक और एग्जांपल इसमें मिस्टर ए लेक्चर, मिस्टर ए को 3 लेक्चर का ऑफर आया है। पहला ऑफर आया है ICAI से कि भाई आप हमारे यहाँ के लेक्चर दे दीजिए, 5,000 रुपये देंगे। फिर ICMI से आया है वो 4,000 देगा, और फिर एक IC ऐसा मतलब CS वाला से समझ आया है, वो पे आपको कितना, वो आपको 8,000 देगा CS में। अब इसमें भी सैटरडे बोला है 5 बजे पढ़ाना, यहाँ पे भी सैटरडे बोला है 5 बजे पढ़ा, यहाँ पे भी सैटरडे 5 बजे, तो अब तीनों चीज़ तो कर नहीं सकते सेम ही टाइम पे सेम डे पे, तीनों में से आपको एक ऑफर चूज़ करना पड़ेगा। तो मिस्टर ए हैज़ टू डिसाइड नोट, मिस्टर ए डिसाइड किया कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, पहला चीज़ डिसाइड किया कि हटाओ तीनों ऑफर दे रहा है, माथा खड़ा हम जाएंगे नहीं, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव वो कौन किया, 8,000 का कौन किया, तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया 8,000 का। नेक्स्ट है कि यहाँ दैट इज़ ऑल आर द सेम टाइम एंड डे, मिस्टर ए कैन नॉट एक्सेप्ट 3 सो ही वुड एक्सेप्ट
ऑफर 3 बीइंग हाईएस्ट इनकम दैट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज़ द वन ऑफ हाईएस्ट इनकम। मतलब आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8 में, उसका तो 8 4 5 होगा, तीनों नहीं होगा, क्योंकि तीनों में से वो एक ही चूज़ करने वाला था। अगर व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ मिस्टर एस सिलेक्ट्स ऑफर 3, अगर वो 3 ले लेता तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता, मतलब ये ऑफर 3 चूज़ करता तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, 5000 का था ICI का, तो उनका फिर ICI 5 था, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5000 आता था। फिर है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। तो बिफोर टेकिंग डिसीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। एग्जाम्पल है, देखिए एक एब्सोल्यूट मटेरियल है, 10,000 का कॉस्ट है उसका। ऑप्शन पहला है कि उसको रीसेल कर दे, स्क्रैप में 500 रुपया मिलेगा। ऑप्शन 2 है कि उसको रिसाइकल करें, रिसाइकल करेंगे तो एक्स्ट्रा और कॉस्ट लगाना पड़ेगा 2000, सेलिंग रुपीज़ इज 8000। एक सेकेंड। तो रिसाइकल अगर करेंगे उसको, इस मटेरियल को, तो हमको एक कॉस्ट लगाना पड़ेगा 2000 का, और इसका सेलिंग रेवेन्यू हो जाएगा 8000 का, तो उनको नेट प्रॉफिट मिल गया 6000 का। तो ऑफकोर्स 6000 ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ 6000 का प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे 500 का ही मिल रहा है। और फिर अब यहाँ है थर्ड ऑप्शन इस, यहाँ थर्ड ऑप्शन है, एक फ्रेंड आया, वो मांगने लगा कि भाई तुम्हारे पास ऑब्सोल्यूट मटेरियल था, वो हमको दे दो। सो ही विल ऑफर 6000। अब उसको वो 6000, अब अगर वो बोलेगा कि भाई जो तुम्हारे पास एक ऑब्सोल्यूट मटेरियल हमको दे दो, तो हम उसको कितना चार्ज करेंगे मिनिमम, तो उसको हम लोग मिनिमम 6000 ही चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आता तो हम 6000 में तो उसको बेचने वाले थे, ये तो नहीं चूज़ सकते 500 मिलता है, इसलिए मैं सोच रहे थे 6000 चूज़ करने वाले थे। तो बोलेंगे भाई ठीक है तुम ले लो, पर 6000 रुपये दे दो, हम नहीं तो रिसाइकल करते हमको 6000 मिलता, तुम हमको 6000 दे दो। कैलकुलेशन बिफोर टेकिंग डिसीजन, बिफोर टेकिंग डिसीजन कैलकुलेशन करनी है ऑफकोर्स, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली बिफोर टेकिंग डिसीजन। यहाँ पे फिर है बिफोर यूजिंग द ऑब्सोल्यूट मटेरियल फॉर एनी ऑफर देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ऑप्शन ए में 500 मिलता, ऑप्शन 2 में 6000 मिलता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 6000 था। इफ़ एनी अपॉर्चुनिटी इज़ नोन आफ्टर द ऑफर इट इज़ ऑफ नो वैल्यू। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आफ्टर द ऑफर मिला, कि अरे ऑफर दे दिया उसको 6000 में, फिर पता चला अरे यार एक और अपॉर्चुनिटी था जिसमें हमको 7000 मिल सकता था, तब कोई लाभ नहीं है। ये वही हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट आपका कितना चार्ज करें, तो 6000 रुपये चार्ज कर लेंगे। आगे और उसमें डिटेलिंग है बताऊँगा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम्स इनटू पिक्चर ओनली व्हेन अ रिसोर्स इज लिमिटेड इन सप्लाई। मतलब ऑफ कोर्स लाइन से आप समझ जा रहे हो, कोई लिमिटेड होगा तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें इफेक्ट होगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल है, मशीन लिमिटेड, मशीन जो है उसका लिमिटेड आवर है 1000 आवर का। 1000 मतलब एक लिमिटेड सप्लाई हो गया। 2 प्रोडक्ट है ए और बी, इसका सेलिंग प्राइस दिया है 50, इसका 100, इसका वेरिएबल कॉस्ट है 30 50, कंट्रीब्यूशन आया 20 50। अब कंट्रीब्यूशन इसमें 20 मिल रहा है, उसको 50 मिल रहा है। अब इसका 1 यूनिट बनाने में इसको 4 घंटा लगता है, इसमें 1 यूनिट बनाने में 20 घंटा लगता है। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हो गया, 20/4 मतलब 5, मतलब हर घंटा आप 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आप 2.5 आवर्स का कमा रहे हो हर घंटा, तो ए बेटर होगा। मतलब पहले देखिए, पहले नज़र में क्या लग रहा था कि भाई इसमें 50 कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये बेटर है। पर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन पर आवर अगर आप देखो कि कितना कंट्रीब्यूशन आप हर घंटा कमा रहे हो, क्योंकि ये तो लिमिटेड सप्लाई है 1000 घंटा, तो ए इसमें बेटर है। फिर इफ़ मशीन आवर इज़ लिमिटेड द बेस्ट यूज़ ऑफ मशीन इज़ प्रोडक्ट ए, देयरफॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ₹5 फॉर 1 मशीन आवर। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते अगर हम कोई भी चूज़ ना करते तो बेस्ट यही था, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ₹5 पर आवर हो गया। और अगर मशीन आवर अनलिमिटेड होता देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी नील, एज देयर नो, मतलब कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना रहता आपका, आप जितना मन उतना बनाइए दोनों प्रोडक्ट, तो इसीलिए आपका फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ आता ही नहीं। पर क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मशीन आवर लिमिटेड है, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आगे इसलिए कह रहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम्स इनटू पिक्चर ओनली व्हेन अ रिसोर्सेज लिमिटेड इन सप्लाई। फिर अनलिमिटेड रिसोर्सेज पे नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज सेक्रीफाइस नहीं होता कुछ भी, वही लिखा है। नेक्स्ट है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्स इज ऑलवेज अ शैडो प्राइस और मार्जिनल वैल्यू ऑफ द रिसोर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्स इज कॉल्ड द शैडो प्राइस ऑफ मार्जिनल वैल्यू ऑफ द रिसोर्स। अब मैं एक चीज़ आपको पहले यहाँ बताता हूँ, अगर अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली पूछता हूँ ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताइए टोटल, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताइए, तो ये दोनों अल्टरनेटिव है, दोनों में से बेस्ट क्या हो गया 5, ये वाला बताऊँगा। अगर मैं बताऊँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए बताइए,
तो ए हटा दिया तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ये बचा 2.5 वाला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बी बताइए, तो बी का हटा के क्या हो गया, ए वाला पकड़ते हैं, ये आपको दिमाग में रखिए। अब देखिए यहाँ पे शैडो प्राइस ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्स, उसको शैडो प्राइस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो शैडो प्राइस ऑफ 1 मशीन आवर, 1 यूनिट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स तो मशीन आवर, तो 1 मशीन आवर कितना हो गया, ₹5। बेस्ट अल्टरनेटिव कंट्रीब्यूशन पर आवर 5 था, 5 ले लिए। अब शैडो प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट का मशीन पर आवर तो लेंगे नहीं, यूनिट के वाइज होगा, प्रोडक्ट्स का है, तो 1 यूनिट ऑफ मशीन प्रोडक्ट है। तो अब देखिए शैडो प्राइस अब या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर आपको इसके बेसिस पे लेना पड़ेगा। अब 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है तो कंट्रीब्यूशन पर आवर तो 2.5 लिया, 2.5। अब 1 यूनिट को बनाने में 4 घंटा लगता था आपको यूनिट ए बनाने में, तो 4 इंटू 2.5 मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए कितना है, ₹10 हो गया। कैसा आपको समझ में आ गया होगा कि 2.5 तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिला पर आवर। अब 1 यूनिट बनाने में तो 4 घंटा लगता था, तो 1 यूनिट का शैडो प्राइस क्या हो गया, ₹10। अब शैडो प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी कितना है, अब देखिए बेस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पे लेंगे तो ₹5 पर आवर था। अब प्रोडक्ट बी बनाने में कितना घंटा लगता है, 20 घंटा, तो 20 इंटू 5 ₹100। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बी का ₹100, 1 यूनिट ऑफ, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 मशीन आवर, यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट मतलब मान के चल रहे हैं कि यूनिट भी एक लिमिटेड, ऑफकोर्स लिमिटेड है क्योंकि मशीन आवर लिमिटेड है, मशीन आवर से आपका रिसोर्स पता चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर रिसोर्स का भी। नेक्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी लॉस, आपने पढ़ा होगा इतना टाइम से। आपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी गेन, ये है द कॉस्ट सेव फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अपॉर्चुनिटी गेन बोलते हैं उसको। मतलब आपका एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे एक टॉक्सिक वेस्ट है, इसका बुक वैल्यू था 500, ठीक। मेरे पास 3 ऑप्शन है इसको, पहला है कि रिमूव एज ऑन एज इज़ वेरीज बेसिस, मतलब इसको भाई जैसा है वैसे ही हटा दो, इसमें आपको खर्चा लग जाएगा 2000 का, टॉक्सिक वेस्ट है हटा रहे हो आप, तो खर्चा लगेगा ही 2000 का खर्चा लग जाएगा। ऑप्शन 2 है कि इसको रिमूव करो बट आफ्टर ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट करो कि उसके बाद रिमूव करो, जो कि एक्चुअली में करना चाहिए भी कोई भी फैक्ट्रीज को, कि डायरेक्टली वेस्ट नदी में जाता है तो वो ट्रीटमेंट के बाद ही जाना चाहिए, तो उसमें आपको कॉस्ट लग जाएगा 3500। तीसरा ऑप्शन है कि ये एक ऑफ़र या ऑर्डर में आपका रिक्वायरमेंट यही टॉक्सिक वेस्ट का, एक ऐसा ऑफर या ऑर्डर है जिसमें आपको टॉक्सिक वेस्ट का रिक्वायरमेंट आ गया, तो नाउ विल चूज़ ऑप्शन 3। क्यों ऑप्शन 3 चूज़ कर लिए कि भाई यहाँ पे हमको खर्चा लग रहा है, यहाँ पे खर्चा लग रहा है, यहाँ तो कोई खर्चा लग नहीं रहा है, ये ऑफ़र में यूज़ होना है, लगा देंगे ऑफ़र में। तो अपॉर्चुनिटी गेन क्या है, अपॉर्चुनिटी गेन क्या, द कॉस्ट सेव फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में कॉस्ट, यहाँ पे मेरा ज़्यादा कॉस्ट लगता और यहाँ कम कॉस्ट लगता, तो अगर हमें ऑप्शन 3 नहीं होता मेरे पास तो हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं। मतलब ऐसे तो मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से 3200 पड़ा भी हम लोग यहाँ पर उसको साइड करते हैं, ऐसे हम लोग ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमको कम खर्चा लगने वाला था। तो हमको मतलब अगर अब मेरे पास ऑप्शन 3 होता नहीं तो ऑप्शन 1 चूज़ करते, मेरे पास 2000 खर्चा होने वाला था, और ऑप्शन 3 जैसे हमको मिला तो उसके कारण मेरा 2000 का खर्चा बच गया। तो नाउ विल ऑप्शन चूज़, इसका अपॉर्चुनिटी गेन क्या हुआ,
नेक्स्ट है रेलिवेंट कॉस्ट शीट ऑफ एन ऑफर। तो इसमें हम लोग पहले क्या लेंगे, रेलिवेंट कॉस्ट लेंगे मटेरियल का, फिर रेलिवेंट कॉस्ट लेंगे लेबर का। कोई ऑफर का मतलब कॉस्ट शीट निकाल रहा है, रेलिवेंट कॉस्ट शीट ऑफ एन ऑफर। फिर ओवरहेड्स का लेंगे, फिर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ मशीन और डेप्रिसिएशन लेंगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ऑफर आ जाएगा। उससे रेवेन्यू ऑफ द निकालेंगे, कितना रेवेन्यू मिलेगा, और फिर उससे आ जाएगा नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट या लॉस फ्रॉम द ऑफर। आपको समझ में होगा रेलिवेंट मतलब वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का ही बात हो रहा है यहाँ पे। फिर रेलिवेंट कॉस्ट से सब निकालना आगे सिखाया जाएगा। फिर है मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर इक्वल टू रेलिवेंट कॉस्ट होता है ये। तो इसमें लिखा है कि सेवा कर मेवा मत कर, मतलब प्रॉफिट में मत जाओ, खाली इतना ही मिनिमम प्राइस इतना चार्ज करना चाहिए कि मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट विद ऑफर माइनस टोटल कॉस्ट विदाउट ऑफर, मतलब TC है टोटल कॉस्ट इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट विद ऑफर इक्वल टू कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा इस ऑफर में, प्लस बेनिफिट लॉस ड्यू टू द ऑफर, कितना बेनिफिट लॉस हुआ इस ऑफर के कारण, माइनस बेनिफिट अचीव ड्यू टू द ऑफर, कौन सा बेनिफिट मेरा अचीव्ड हुआ इस ऑफर के कारण, सब एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस अपॉर्चुनिटी का, यही हो गया आपका मिनिमम प्राइस निकालने का, कि कॉस्ट कितना लगा उस बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहा, माइनस अपॉर्चुनिटी गेन करना है। अपॉर्चुनिटी का मतलब कॉस्ट जो था। और एग्जांपल है, एक मशीन ऑन ऑर्डर विदाउट ऑफर है, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड 40,000 रुपया, इन प्रोग्रेस, मशीन ऑर्डर हुआ है, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, कंप्लीट की कॉस्ट 8,000, मतलब 8,000 का कॉस्ट लग गया है, 40,000 का लगना था, 8,000 का लग गया है। अब नया कस्टमर आया, वो बोल रहा है देयर चेंज कर देने, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लें, और नया मॉडिफिकेशन कॉस्ट होगा 12,000। अब विदाउट ऑफर में आपका कॉस्ट कितना हो रहा है, 40,000, मतलब आप 8,000 था, अगर कोई ऑफ़र नहीं आता तो आप इसको पूरा कंप्लीट करके 40,000 रुपये लगता। विद ऑफर कॉस्ट कितना हो गया, 8,000 तो लगा है, मतलब इसको अगर नया कस्टमर को दोगे तो ये 8,000 का जो कॉस्ट लगा ये भी तो चार्ज कर ही लोगे ना, अभी तक मशीन कंप्लीट तो हुआ नहीं है, आपका संक कॉस्ट हुआ नहीं, मशीन कंप्लीट नहीं है, 8,000 का कॉस्ट लगा हुआ है, और फिर वही मशीन हम उसको देने वाले हो, तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड आ गया यहाँ पे 8, कॉस्ट इनकर्ड आ गया 8,000, और फिर 12,000 का मॉडिफिकेशन का, मतलब 40,000 का आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट आया है। अब इसमें ऑलरेडी इन प्रोग्रेस जो 40 मतलब 20,000 का कॉस्ट आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो वही हो गया, मतलब 20,000 का कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो मिनिमम प्राइस आप इस ऑफर अगर वो आपसे मांग रहा है ये मशीन, तो आप इसको 20,000 में मिनिमम दे दोगे। ये इतना देखने की जरूरत नहीं, वही है कि 8,000 लग चुका था अभी तक, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया 12,000 का, तो 20,000 रुपये आपका टोटल लग गया, तो मिनिमम में आप कितना में दोगे इसको, 20,000 में दोगे। तो ये टोटल कॉस्ट विद ऑफर माइनस टोटल कॉस्ट विदाउट ऑफर। अगर टोटल कॉस्ट विद ऑफर में कितना हो गया आपका, तो टोटल कॉस्ट विद ऑफर वो हो गया आपका 20,000 तो आपका इंक्रीमेंटल लगा था, और 40,000 ऑलरेडी लग चुका है, जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकम ऑलरेडी 40,000 लग चुका है ये। तो हाँ अच्छा, कॉस्ट 40,000 का लग चुका है, अगर आप कंप्लीट करते, कंप्लीशन कॉस्ट था 8,000 का, तो अगर ऑफ़र नहीं आता तो 40,000 का कॉस्ट लग गया, 40,000 लगता, बट अब नया ऑफ़र आया है कि भाई हमको मशीन दे दो, भाड़ा कुछ और मॉडिफिकेशन करके, तो कंप्लीशन कॉस्ट आपका 8,000 करोगे, फिर उसको कंप्लीट कर दोगे तो 8,000 का कॉस्ट लग गया। यहाँ तो आप कंप्लीट नहीं कर रहे थे क्योंकि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया था। अब 8,000 का तो पूरा कंप्लीशन का कॉस्ट लग गया, 12,000 का मॉडिफिकेशन कॉस्ट लग गया, तो ये और इस तो 20,000 का आपका एक्स्ट्रा, मतलब 20,000 का आपका कॉस्ट लगा यहाँ पे, और 40,000 तो आपको पहले से इनकर्ड हो गया था, 40,000 रुपये और टोटल आपका विद ऑफर के साथ 60,000 का कॉस्ट लग गया। तो मिनिमम प्राइस कितना ऑफर करोगे, टोटल कॉस्ट विद ऑफर 60,000 का, जिसमें 40,000 आपका पहले लग चुका है, 8,000 कंप्लीशन कॉस्ट है, और 12,000 का मॉडिफिकेशन कॉस्ट है, माइनस टोटल कॉस्ट विद ऑफर। अच्छा, टोटल कॉस्ट विद ऑफर, टोटल कॉस्ट विदाउट ऑफर 40,000, तो 40,000, 20,000 या फिर ऐसे डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल सकते हो कि मॉडिफिकेशन कॉस्ट प्लस कंप्लीशन कॉस्ट। 40,000 को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये दोनों में सेम है, तो 20,000 रुपये आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट आया। तो मिनिमम कितना चार्ज करोगे आप, उससे इंक्रीमेंटल कॉस्ट चार्ज करोगे, तो 20,000। हम यहाँ पे या फिर आप PL से कर सकते थे कि कॉस्ट ऑलरेडी इनका, ये PL विदाउट ऑफर का, कॉस्ट ऑलरेडी इनका 40,000,
तो नेट लॉस आया 40,000, ये आपका संक कॉस्ट है। अब PL विथ ऑफर, तो यहाँ पे आपका 40,000 का कॉस्ट लगा था, मॉडिफिकेशन का 12 लगा, कंप्लीशन का 8 लगा, मिनिमम प्राइस में आप उसको बेच दिए 40-20 का, तो नेट लॉस आपका 40 ही रहा। मतलब ऐसा मिनिमम प्राइस जिससे नेट लॉस सेम रहे, नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट आपका सेम रहे। मिनिमम प्राइस इज द प्राइस एट विथ द नेट पोजीशन विथ एंड विदाउट ऑफर वुड बी सेम, नेट पोजीशन दोनों में सेम ही रहा। फिर है आपका मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर, आप मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हो। मिनिमम का आप देखें कि मिनिमम आप उतना चार्ज करो जो आपका कॉस्ट आपका रिकवर हो जाए, मतलब कॉस्ट रिकवर हो जाए, या फिर जैसा था आपने पढ़ाई होगा, पढ़ लिया अब तक कि एक्स्ट्रा का कॉस्ट कितना लग रहा है उतना बस कॉस्ट आपका रिकवर हो जाए। तो इसमें देखिए, इसमें मिनिमम 20, इसमें आपने बोलोगे कि इसमें तो 60,000 लगा था, बट मिनिमम आपने 20 क्यों किया, क्योंकि अगर ये ऑफर नहीं आता तब भी मेरा 40 तो लगने ही वाला था। तो इसलिए फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट विद ऑफर माइनस टोटल कॉस्ट विदाउट ऑफर, इसलिए निकलता है ये 40 तुम्हें लगने ही वाला था पहले, यहाँ पे तुम्हें टोटल का कॉस्ट निकाल लिया कि और एक्स्ट्रा कॉस्ट आया, बट ये 40 तो लगता है, तो ये तो संक कॉस्ट हो गया था। मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर क्या है, जब हम पे कर रहे हो, मतलब ये तो आपका हो गया जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मिनिमम आप कितना ऑफर दोगे। अब मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर है जबकि हम लोग इस बार आप कोई बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम लोग बायर हैं। व्हेन द कंपनी इज बाइंग एनीथिंग इट थिंक्स ऑफ मैक्सिमम प्राइस इट कैन पे फॉर इट, तो मैक्सिमम प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट विद ऑफर माइनस प्रॉफिट विदाउट ऑफर, या फिर इंक्रीमेंटल बेनिफिट। एग्जाम्पल से देखते हैं, तो यहाँ पे है माई इंस्टीट्यूशन, मतलब एक इंस्टीट्यूशन, माई इंस्टीट्यूशन वो रन कर रहा है विद द प्रेजेंट इनकम ऑफ 1 करोड़, ठीक। मिस्टर ए वांट्स टू ज्वाइन माई इंस्टीट्यूशन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन पे। मिस्टर ए ज्वाइन करना चाहता है हम लोग का इंस्टीट्यूशन, हम लोग मैक्सिमम उसको कितना सैलरी दे, पहले वो नहीं था तो हम लोग 1 करोड़ कमा रहे थे। अगर मिस्टर ए ज्वाइन करता है तो हम लोग का प्रॉफिट 1.5 CR हो जाएगा, तो हम लोग उसके कारण अब मैक्सिमम अमाउंट हम लोग उसके कारण कि मैक्सिमम अमाउंट हम लोग उसको कितना दे सकते हैं, 50 लाख, क्योंकि उससे आने से हम लोग का 50 लाख का गेन हुआ, तो मैक्सिमम हम लोग उसको 50 लाख ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये 60 लाख सैलरी दे रहे हैं, बट उसके आने से 1.5 करोड़ ही बढ़ा है, उसे तो उतना देते नहीं है, नहीं तो अब ऐसे तो अपने कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर है 50 लाख उसका, तो मैक्सिमम प्राइस इज द प्राइस एट विच द नेट पोजीशन विद एन ऑफर वुड बी सेम, इसमें भी वही है। तो नेट पोजीशन आपका ऑफर का आने से पहले और ऑफर के आने के बाद सेम है, इसमें भी आपका टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ आ रहा था, यहाँ पे भी आपका टोटल प्रॉफिट 1 करोड़ ही आएगा। 1.5 करोड़ कमाया, 50 लाख उसको दे दिया तो 1 करोड़ ही आया। तो ये प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट विद ऑफर 1.5 CR, प्रॉफिट विदाउट ऑफर 1 CR। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिफरेंट रिलेवेंट, जो कॉस्ट शीट में था रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ये सब का, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, तो अब स्टार्ट हो रहा है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। तो पहला सिचुएशन है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का कि मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑफर इज इन स्टॉक स्लैश ऑर्डर स्पेस, मतलब पहले अब निकाला रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो पहला सिचुएशन है कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड है ऑफर के लिए वो स्टॉक में है या फिर उसका ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। तो पहला केस है इन स्टॉक बिकॉज इट इज़ ऑब्सोलेट स्लैश नॉन मूविंग, मतलब स्टॉक में है क्योंकि वो ऑब्सोलेट या नॉन मूविंग। एग्जाम्पल है मटेरियल ए इज़ इन स्टॉक 2000 kg, बुक वैल्यू है 10,000 रुपये, इट इज़ अ नॉन मूविंग इन नेचर। इसका ऑप्शन 1 अब हम मेरा इसका है कि हम इसको स्क्रैप कर दें 4 रुपया पर kg के हिसाब से। ऑप्शन 2 है कि एक सब्सिट्यूट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं फॉर अनदर रेगुलर मटेरियल, और उससे कॉस्ट सेव होगा मेरा 7,500 फॉर एंटायर स्टॉक, 7,500 रुपये एंटायर स्टॉक के लिए मेरा सेव हो जाएगा। या फिर एक है कि रुपया 4 करके स्क्रैप में भेज तो ₹4 पर kg, मतलब 2000 to 4 तो 8,000 रुपीज़ यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे तो 7,500 ही मिल रहा है ऑप्शन 2 में। थर्ड ऑप्शन अब है कि कन्वर्ट इनटू अ स्पेशल प्रोडक्ट, और उसमें क्या है कि अगर स्पेशल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो एडिशनल कॉस्ट आपको रहेगा कन्वर्जन का 6,000 और सेल वैल्यू होगा उस प्रोडक्ट पे फिर स्पेशल प्रोडक्ट का 15,000 का। मतलब इसमें रेवेन्यू कितना हो रहा है 15 माइनस 1 सेकेंड, इससे मेरा रेवेन्यू 15 माइनस 9,000 का हो रहा है। तब देखिए अब एक ऑफर आ गया, फॉर एन ऑफर 2000 kgs ऑफ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक। What can be the minimum price or relevant cost of such material for the offer? तो relevant cost of material
कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कोई इनकर्ड तो करना नहीं है, मटेरियल में ज़ीरो है। बेनिफिट लॉस्ट, तो ऑप्शन 1 में बेनिफिट लॉस कितना हुआ है, 4 रुपया पर केजी करके 8,000। ऑप्शन 2 में 7,500। ऑप्शन 3 में 9,000 है, 15 माइनस से 9,000 रुपया बेनिफिट। तो हाईएस्ट लेंगे, मतलब तीनों में से एक ही चूज़ करते हैं। तो 9,000 रुपये मेरा बेनिफिट लॉस्ट हुआ, तो उसका रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल फिर मिनिमम प्राइस 9,000 रुपया उससे लेंगे। अब देखिए PL विदाउट ऑफर अगर होता तो बुक वैल्यू था 10,000 का, ऑप्शन 3 चूज़ ही करते क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बढ़िया दे रहा था। 9,000 का गेन होता, नेट लॉस आता 1,000 का। विद ऑफर अगर है तो यहाँ पर ऑफ़र लग गया 9,000 का, उसको ऑफ़र में दे दिया। तो यही है कि अगर 1500 के जी ऑफ़र लगता है तो आप अगर 2,000 का ना लग के 1500 लगता तो अपॉर्चुनेट कर देते हैं, प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। अब इसका शॉर्टकट है कि अगर आपको अगर आपको मटेरियल का रिलेवेंट कॉस्ट पता करना हो और मटेरियल नॉन मूविंग नेचर हो तो उसका रिलेवेंट कॉस्ट हो जाता है बेनिफिट लॉस, हायर ऑफ ऑल ऑप्शन। केस 2 है इन स्टॉक रेगुलर यूज़ मटेरियल है, मतलब इन स्टॉक में तो और ये रेगुलर यूज़ का मटेरियल है, उस समय तो नॉन मूविंग था, ये रेगुलर यूज़ का है। तो अब देखिए रेगुलर यूज़ एग्जांपल है, मटेरियल एक्स से स्टॉक में 1000 यूनिट्स, बुक वैल्यू है 10,000 रुपये का, रीसेल प्राइस है ₹6, बिना काम की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा ये रीसेल प्राइस दिया हुआ है 6, क्वेश्चन में अगर समझ लीजिए दिया हुआ है रीसेल प्राइस ₹6। करंट परचेस प्राइस है 12 का परचेस प्राइस है, रीसेल है 6 रुपया में, स्टॉक है 1000 यूनिट्स का। एक ऑफर है जिसमें 600 यूनिट ऑफ मटेरियल एक्स लगता है। व्हाट कैन बी द रेलिवेंट कॉस्ट। अब मटेरियल एक्स जो है वो मेरा मतलब रेगुलर यूज़ का मटेरियल है, तो अब एक ऑफर में 600 यूनिट ऑफ मटेरियल एक्स आया है, तो मेरा रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है इधर द क्वांटिटी रिक्वायर्ड कैन बी इशूड फ्रॉम द स्टॉक, मतलब जो क्वांटिटी चाहिए आपको 600 क्वांटिटी चाहिए वो हम क्या करेंगे, या तो हम अपना स्टॉक से ही निकाल के दे देंगे या फिर बाहर से खरीद ही लेंगे। भाई मेरे से लेने से बेटर है हम आपके लिए कहीं से खरीद के लाके, जहाँ से हम खरीदते हैं वहीं से लाके दे देंगे। ये भी मतलब वही है कि या तो आप अपना स्टॉक से दे दो और फिर खरीद के, मतलब आपको तो लगेगा ही ना कंटिन्यूस, अगर आप अपना स्टॉक से दे रहे हो तो आप भी फिर खरीद के अपना स्टॉक में भरोगे, या तो वो कर सकते हो, या तो आप और द क्वांटिटी रिक्वायर्ड कैन बी बॉट फ्रॉम मार्केट, द ईदर केस द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा परचेस कॉस्ट इज द करेंट मार्केट प्राइस। अगर देखो या तो आप बाहर से मार्केट अपना स्टॉक से दे दोगे, अपना स्टॉक से दोगे तो फिर मार्केट से खरीद के वापस अपने पे लाओगे, या तो सीधा मार्केट से खरीद किसी को दे देगा। दोनों केस में आपका रेलिवेंट कॉस्ट लग रहा है जो वो तो आपका मार्केट प्राइस ही लग रहा है। तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स हो गया आपका, ऑफ द ऑफर इज 12 रुपया करके था, करेंट परचेस प्राइस 600 यूनिट ये था 7,000 का। तो रेगुलर यूज़ मटेरियल का अगर हो तो मटेरियल का रेलिवेंट कॉस्ट निकालना हो तो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाता है करेंट मार्केट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस। अब नेक्स्ट केस है वो है टॉक्सिक मटेरियल स्टॉक पे है। अब देखिए इसका, तो जैसे कि ये मटेरियल सेट है वो स्टॉक पे है 1000 यूनिट्स, बुक वैल्यू है 8,000। ये टॉक्सिक इन नेचर है और इसको डिस्पोज करना पड़ता है। रिमूवल कॉस्ट है इसका, ये देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गेन का काइंड ऑफ बात होगा। तो अब देखिए इसका रिमूवल कॉस्ट है 4,000 का और परचेस प्राइस को अगर खरीदना चाहोगे तो 12 रुपया पर यूनिट का। फॉर एन ऑफर मटेरियल सेट रिक्वायर्ड है, व्हाट कैन बी द रेलिवेंट कॉस्ट इफ़ 600 यूनिट रिक्वायर्ड, 1000 यूनिट रिक्वायर्ड, 1200 यूनिट। देखिए इसमें हमेशा होता है ना कि ऑफ़र को कभी रिजेक्ट हम लोग नहीं करते हैं। ऑफ़र मतलब अगर कोई मिला है तो ट्राई करते हैं उसको पूरा करने का। तो वही है कि ऑफ़र दिया हुआ इतना, इसका रिमूवल कॉस्ट दे दिए 4,000 का, और अगर इसी को आप खरीदते हो मटेरियल सेट को परचेस करते हो तो 12 रुपया पर यूनिट से हिसाब से मिलेगा। तो पहला कैसे, तो पहला है कि 600 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास तो 1000 यूनिट है, हम इसको ऐसे भी डिस्पोज करने वाले थे, तो 600 यूनिट का रिक्वायर है। तो 600 यूनिट तो मेरा सेविंग कितना हो रहा है, हम 600 यूनिट तो हम इसको दे दिए, अब हमको 400 यूनिट ही का करना पड़ रहा था। तो सेविंग इन रिमूवल कॉस्ट हो गया 2400 कैसा, देखिए 10,000 यूनिट था मेरे पास, 1000 यूनिट था, 1000 यूनिट का 4,000 रुपया लग रहा था रिमूवल कॉस्ट। अब हम 600 दे दिए, हमको 400 यूनिट पे ही रिमूवल कॉस्ट लगेगा, तो 2400 का सेविंग हो गया। नेक्स्ट है 1000 यूनिट, तो इसमें तो पूरा ही 1000 यूनिट था ही मेरे पास, 1000 यूनिट पूरा दे दिया, तो 4,000 रुपया आपका कॉस्ट सेव हो गया। थर्ड है 1200 यूनिट। अब 1200 यूनिट में 2 पार्ट कर दिए, मेरे पास इन स्टॉक है 1000 और परचेस करना पड़ेगा 200। ठीक है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, यहाँ तो कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं है, यहाँ 2400 का कॉस्ट इनकर्ड हो गया।
12 रुपया करके। इसमें ऐड करते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस बेनिफिट लॉस्ट। यहाँ पे तो कोई बेनिफिट लॉस नहीं कर रहे, यहाँ पे भी बेनिफिट लॉस नहीं कर रहे हैं, बेनिफिट अचीव कर रहे हैं यहाँ पे 4000 रुपये का। यहाँ पे हमको 4000 रुपये का बेनिफिट अचीव कर रहे हैं, तो 4000 यहाँ पे और इधर माइनस कर दिए, मतलब 1600। इसका मतलब है मीन्स अगर कस्टमर कुछ नहीं भी देता तब भी 1600 का आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो गया, आपका जो भी आपका टॉक्सिक मटेरियल का एक शॉर्टकट अगर है टॉक्सिक मटेरियल का तो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाता है रिमूवल कॉस्ट सेव्ड, वो आपका हो गया रेलिवेंट कॉस्ट। तो मतलब जैसे कि क्या होता है कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस करते हैं बेनिफिट लॉस माइनस करते हैं बेनिफिट अचीव्ड, मतलब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया अपॉर्चुनिटी गेन हो गया, कितना बेनिफिट अचीव कर पाए। तो ये हो गया कि रिमूवल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट रिमूवल कॉस्ट सेव्ड। नेक्स्ट है सिचुएशन 2, इस बार है कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ऑफर हैज़ टू बी परचेज, मतलब ये मटेरियल मेरे पास अब है नहीं। मटेरियल जब था तो 3 टाइप का देख लिया था। नेक्स्ट है कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ऑफर हैज़ टू बी परचेज। पहला है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉट साइज, मतलब कोई भी क्वांटिटी पे आप कितना भी खरीद सकते हो। तो रिलेवेंट कॉस्ट का क्या होगा कि करंट परचेज प्राइस, आप मतलब परचेज प्राइस फॉर क्वांटिटी जितना भी है। नेक्स्ट आपका है कि विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉट साइज, इसमें मतलब क्या देखिए एक मटेरियल पी है वो रिक्वायर्ड ऑफर के लिए 650 यूनिट्स। अब नो क्वांटिटीज़ इन स्टॉक, हम लोगों के पास कुछ है नहीं स्टॉक में। लॉट साइज़ अगर इसका लोगे तो 1000 यूनिट मिलेगा, एक साथ 1000 यूनिट मिलेगा, तोड़ तोड़ के नहीं मिलेगा। करंट परचेस प्राइस का 12 रुपया करके और रीसेल प्राइस का 7 रुपया करके। तो व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द ऑफर। अब मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ हिसाब कैसा रहेगा इसमें हम लोग 1000 यूनिट का ऑफ़र का लेंगे, 1000 यूनिट लेंगे, 650 का तो 1000 यूनिट लिए हम लोग। देखिए यहाँ पे व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफर। पहला है एज्यूमिंग देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मटेरियल पी टू द कंपनी, मतलब मटेरियल पी का हमको और कोई यूज़ नहीं था, हम बस ये ऑफ़र के लिए खरीद रहे हैं। तो इसका कैसे होगा, ये नो अदर यूज़ परचेस किए हैं 2000 यूनिट 1000 यूनिट 12 रुपया करके, तो 12000। अब इसमें बेनिफिट लॉस्ट और बेनिफिट लॉस तो कुछ हुआ नहीं मेरा, बेनिफिट अचीव्ड एक है फ्रॉम रीसेल, तो 350 यूनिट जो बच गया उसको हम 7 रुपये करके रीसेल भी कर दिए, तो माइनस कर दिए इतना। तो आपका मतलब समझ लिए हम एक लॉट खरीद लिया, 12000 रुपये लॉट पे लगा, 650 यूनिट्स तो उसको दे दिया, मेरे पास 350 यूनिट्स बचा था, 350 यूनिट्स को हम रीसेल कर दिए थे 7 रुपये करके, तो उससे कितना है 2450, मतलब नेट मेरा खर्चा कितना हुआ 9550 ही खर्चा हुआ नेट। तो इसलिए ये मेरा ये हो गया रिलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट है कि मटेरियल पी जो है कैन बी पुट इन रेगुलर यूज़ आफ्टर द ऑफर, मतलब मटेरियल पी हम भी यूज़ करते हैं, तो लॉट में खरीदे थे और मटेरियल पी हम भी यूज़ करते हैं। अब इसका क्या है, ये कॉस्ट टू बी इनकर्ड हो गया 12000 का, वापस से एक लॉट खरीद लिया। इसमें बेनिफिट अचीव्ड फ्रॉम टेक ओवर ऑफ एक्सपेरिमेंट एट करंट परचेज प्राइस, मतलब 350 अब बच गया, 350 रुपया तो हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं, 350 यूनिट हम खुद भी यूज़ करेंगे, तो अब खुद भी यूज़ करते हैं, अगर हम बाहर से खरीदते हैं मतलब हमको भी 12 रुपये का ही पड़ता पर यूनिट, तो यहाँ पे इतना लेस कर दिए, ये हम टेक ओवर कर लिए और 7800 रुपया लेस हो गया, मतलब अपॉर्चुनिटी रिलेवेंट कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि हमको यूज़ नहीं करना था, हम बेच दिए थे, बाहर बेचने का 7 रुपया मर रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि हमको यूज़ करना है तो 12 रुपये हमें खरीदते हैं पर यूनिट, तो 12 रुपये का यूनिट ही पर खरीद, इसको उतना से लेस कर दिया क्योंकि हम टेक ओवर कर लिए, तो 7800 का रिलेवेंट कॉस्ट हो गया। थर्ड सिचुएशन है कि रेगुलर मटेरियल इन स्टॉक है बट न्यू सप्लाई कैन नॉट बी ओपन ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब ये जो मटेरियल ऑफ़र के लिए, मतलब ये जो ऑफ़र के लिए मटेरियल जा रहा है कि हम रेगुलरली अपने में भी यूज़ करते हैं, बट कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण फ़िलहाल इसका सप्लाई नहीं है मार्केट में। तो एग्जांपल देखिए, मटेरियल सी एक रेगुलर यूज़ का है, 1000 यूनिट है, बुक वैल्यू है 10,000 करके, रीसेल प्राइस इसका 14 रुपया पर यूनिट। करेंट परचेस प्राइस पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसका ऊपर बाहर से आप कहीं खरीद नहीं सकते। अब दिस मटेरियल सी इज़ यूज इन प्रोडक्ट पी, ये प्रोडक्ट पी में यूज़ होता है ये मटेरियल सी, कंट्रीब्यूट्स टू ₹40 एंड 4 यूनिट्स ऑफ सी आर सेकेंड रिक्वायर्ड। अब देखिए मटेरियल सी रखता है प्रोडक्ट पी में, जिससे 40 रुपया का फ़ायदा होता है कंट्रीब्यूशन, और 4 यूनिट लगता है मटेरियल सी का 1 यूनिट पी बनाने के लिए। फॉर एन ऑफर 400 यूनिट ऑफ मटेरियल सी आर रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट। तो देखिए वापस से इसमें आप कुछ अपना बेनिफिट आपका जा रहा है, आप अगर अपना
कंट्रीब्यूशन आपका जो हो रहा था, आप अपना इसको हटा रहे हो तो आपका एक बेनिफिट जा रहा है। तो अब देखिए कॉस्ट इनकट यहाँ तो कुछ नहीं है, ऑलरेडी स्टॉक में, इसीलिए खरीदना नहीं पड़ा। ऐड कर दिए बेनिफिट लॉस ड्यू टू ऑफर, बेनिफिट लॉस और कंट्रीब्यूशन लॉस और प्रोडक्ट भी से मेरा कितना कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। अब देखिए अगर 4 यूनिट ऑफ सी बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ पी लगता है, 4 यूनिट सी मिलेगा तो 1 यूनिट ऑफ पी बनेगा। 1 यूनिट ऑफ पी में ₹40 करके कंट्रीब्यूशन देता था मटेरियल सी। तो 1 यूनिट ऑफ सी कितना देता है, 40/4, तो 10 रुपये करके कंट्रीब्यूशन देता था पी पे। तो यहाँ पे 40/4 इंटू, अब उन लोगों को 400 यूनिट दिए तो 400 यूनिट, तो यहाँ पे 4000, और 4000 रुपये का मेरा बेनिफिट लॉस हुआ, तो इसलिए उन लोग से 4000 रुपये चार्ज कर देंगे। इन ऑल अदर केसेस बुक वैल्यू इज अ संक कॉस्ट एंड इज इररिलेवेंट। मतलब कोई भी केस अगर हुआ जिसमें बुक वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे था, सो भी बुक वैल्यू इसका स्टॉक का इतना, तो ये संक कॉस्ट है क्योंकि हम पहले से खरीद चुके हैं सब। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है ये, पहले अब क्वेश्चन 3 आपने पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन 3 है स्टेटमेंट शो करेंगे, पहले रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द ऑफर का एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर, फिर स्टॉक, फिर टू बी परचेज और फिर टोटल का। देखिए मटेरियल ए जो है वो 1000 यूनिट आपको पूरा ही खरीदना पड़ेगा, तो 1000 × 6 बाहर निकाल लिए। मटेरियल बी जो है, अब इसमें 600 यूनिट है, रेगुलर यूज़ करते हैं आप मटेरियल बी को, या तो आप 600 यूनिट को दे दोगे और फिर 400 यूनिट और खरीद के दोगे, या फिर आप 600 यूनिट अगर आप दिए तो फिर आपको बाहर से भी 600 यूनिट और लेना पड़ेगा, या फिर आप 1000 यूनिट पूरा दे दो एक बार, 1000 यूनिट या तो पूरा, या तो 600 × 5, 600 × 5, बराबर बात है। अब मटेरियल सी है वो एक्सेस परचेज में खरीदे थे, मतलब पिछला वर्ड में एक्सेस खरीद लिए थे तो बच गया है। अब बच गया है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिस्पोज कर देते थे। तो 700 × 2.5 बेनिफिट लॉस हुआ है मेरा। अब हमको 1000 यूनिट चाहिए, मतलब 300 खरीदते भी, तो 300 × 4, तो यह कॉस्ट इनकम और ये बेनिफिट लॉस, तो 2950 हो गया। हम मटेरियल 3 है, मटेरियल दी 200 यूनिट चाहिए, उसको 200 यूनिट ही मेरे पास है, पर 200 यूनिट हम क्या कर सकते हैं, तो स्क्रैप कर सकते थे 6 रुपये करके, या फिर एक और दिया है कि ये 200 यूनिट जो है यहाँ पे एक प्रोडक्ट में लगा सकते हो, जिससे आपको 300 यूनिट मिल जाएगा वो प्रोडक्ट का, और उससे 5 रुपये करके आप कमा सकते हो। तो सब्सिट्यूट था, कोई जगह पे सब्सिट्यूट कर सकते थे, 300 × 5 1500 कमा सकते थे, तो 1500 हम करते, स्क्रैप नहीं करते, तो 1500 मेरा बेनिफिट लॉस हुआ। कॉस्ट टू इनकट तो यहाँ है कुछ नहीं, तो 1500 का कॉस्ट इनकट हो गया। अब यहाँ पे अदर रेलिवेंट कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 550 रुपया। अब नेट रेलिवेंट कॉस्ट हो गया 16000, ऑफर में बोला था कि 22000 देंगे, 22000 देगा, तो नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट है 6000, तो देयरफॉर देयर इज एन इंक्रीमेंट बेनिफिट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हम लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ लिया होगा, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लास्ट का मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मटेरियल ए का भी है नॉर्मल हो गया, बी सी में भी वही है, अब डी का वही है कि तो हायर में से एक है कि आप 160 यूनिट को रीसेल कर दो, या फिर उससे कंट्रीब्यूशन जो आ रहा था वो, और बाकी को 40 को खरीदना ही पड़ता, तो ये हो गया। अब ई में है वो टॉक्सिक वेस्ट है, तो 400 यूनिट चाहिए और यूनिट आपका 500 का, 400 यूनिट का आपका कॉस्ट बच गया, कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ रिमूवल यहाँ पे हो गया 2800 का। नेक्स्ट है अब 300 यूनिट ही आपके पास, अब 360 यूनिट चाहिए, तो 60 यूनिट तो पहले बाहर से खरीदने वाला हूँ। अब 300 यूनिट का आपका कॉस्ट बचा रहा है वो, तो वैसे टाइप का या तो एक ऐसे बना सकते हो कि 300 यूनिट है स्टॉक में परचेज कर रहे हैं, 60 कॉस्ट टू इनकट यहाँ प्लस बेनिफिट कॉस्ट माइनस बेनिफिट अचीव, तो माइनस बेनिफिट अचीव 8000 रुपये यहाँ हो गया, यस, तो टोटल यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर आपका टोटल रेलिवेंट कॉस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है वो है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। हम लोग रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर देखेंगे। तो लेबर 2 टाइप का हो सकता है, तो डायरेक्ट लेबर होगा या तो इनडायरेक्ट लेबर होगा। डायरेक्ट लेबर क्या है, द लेबर दैट आर डिस्चार्ज आफ्टर द वर्क इज़ कम्प्लीट, मतलब ऐसा लेबर है जिसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए हम लोग इसको लिए हैं, जैसे वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। इनडायरेक्ट लेबर वो है जिन लोग को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता इवन द आफ्टर वर्क इज़ कम्प्लीट। अब डायरेक्ट लेबर का भी 2 टाइप हो गया, या तो है अबंडेंट सप्लाई में, मतलब बहुत ज़्यादा है, कैजुअल हायरिंग चल रहा है, तो इसका रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, मतलब वो लेबर को लाने में जो भी मेरा कॉस्ट हुआ वो हो जाएगा आपका रेलिवेंट कॉस्ट। अगर डायरेक्ट लेबर है और वो अबंडेंट है, अगर शॉर्ट सप्लाई है मतलब बहुत कम है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट टू इनकट तो होगा ही आपका, क्योंकि आपको कॉस्ट कर दीजिए, आपको हम बस एक ऑफर के लिए खरीदते हो, तो कॉस्ट टू इनकट वो प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम अदर रेगुलर वर्क, मतलब काइंड ऑफ मटेरियल जैसा हो गया जब आप शॉर्ट सप्लाई रहता था, तो एक तो आप उसका कॉस्ट भी चार्ज करते थे, उस मटेरियल का जो आप कॉस्ट हो रहा है
फिर और क्या चार्ज करते थे? अच्छा, उसमें आप लोग जब वैसा रहता था आपका मटेरियल में, तब आप लोग मतलब मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में पर वो रेगुलर यूज़ का है, तो आप उसको क्या करते थे? आप बस जो भी आपका कंट्रीब्यूशन लॉस था उसको लेते थे, क्योंकि मटेरियल तो क्या बोलते हैं, मटेरियल तो आपके पास पहले से स्टॉक में है। बट ये क्योंकि डायरेक्ट लेबर है, तो यहाँ पे आप हर बार कॉस्ट हम इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बस प्रोजेक्ट के लिए ही हम ले रहे हैं। मेरे पास था नहीं कोई सो स्पेशली बस प्रोजेक्ट के लिए खरीदना पड़ा, तो प्रोजेक्ट के लिए तो खरीदे थे, समझ लिया हम अपना एक प्रोजेक्ट के लिए खरीदे थे इसको, तो खरीदे थे, कॉस्ट टू बी इनकट लिए थे, बट अब उस प्रोजेक्ट को यूज़ ना करके यहाँ लगाना पड़ रहा है लेबर को। कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम मतलब अगर हम अपना प्रोजेक्ट के लिए ना भी खरीदते तभी यहाँ पर रखते, तो इसलिए कॉस्ट टू बी इनकट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम अदर रेगुलर वर्क, क्योंकि अब शॉर्ट सप्लाई में है, आपको बाहर कहीं से नहीं मिल रहा है। तो एक तो हम वो बाहर से तो आपको ख़रीद के ला के दे नहीं सकते, तो हमको ही आपको देना पड़ेगा अपना लेबर ही। तो अपना लेबर तो एक देंगे तो उसका कुछ खर्चा पानी तो आप हम जो दिए थे उसका तो आपको समझ लीजिए कि हम एक ठेकेदार हैं। अब मेरा कुछ हम कुछ जो कुछ लेबर उठा के रखते हैं, अब आपका जॉब करने के लिए वो लेबर को तो हम पेमेंट कर ही रहे हैं, तो उसका तो कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा। बट आपको हम अपना लेबर से दे रहे हैं, मेरा भी तो काम बच गया। अब हम तो कहीं बाहर से नहीं ला सकते क्योंकि इसका शॉर्ट सप्लाई है, तो मेरा काम जो बच रहा है उसका भी कंट्रीब्यूशन लॉस छोड़ा है, तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन लॉस भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम बाहर से लेके आ सकते थे, इसलिए कंट्रीब्यूशन कुछ लॉस नहीं किए हम। आप तो अपने से दे देंगे आपको लेबर, जो मेरा काम में चल रहा था, तो बाहर से आपको दे देंगे। अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट लेबर, जो तो आप डिस्चार्ज नहीं करते हो, मतलब ये काइंड ऑफ आपका परमानेंट रहता है। मतलब परमानेंट क्या है ना, मतलब इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, कोई भी करते नहीं हो आप लोग आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ वर्क। पहला है कि आइडल है, मतलब इनडायरेक्ट लेबर आपका आइडल बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा था, तो समझ लीजिए आपका कोई मैनेजर है, वो तो आप उसको कंप्लीट होने के बाद तो बाहर नहीं निकालते, तो अपना वर्क ख़त्म होने के बाद अब वो जो मैनेजर है वो तो आपका इनडायरेक्ट लेबर हो गया। अब समझ लीजिए वो बैठा हुआ है, आइडल बैठा हुआ है, तो एज सैलरी ऑलरेडी कमिटेड। अब सैलरी तो हम जो कमिटेड किए हुए हैं एंड कमिटेड कॉस्ट इररिलेवेंट होता, तो ये तो देखेंगे, तो आइडल हो गया तो यहाँ पे नील हो जाएगा, आपका इररिलेवेंट कॉस्ट है ही नहीं। बट अगर आपको मैनेजर, क्योंकि भाई मैनेजर का उसको सैलरी देते ही हो, खाली बैठा हुआ था, उसको भेज देगा आपने, चल भाई तुम ये वाला ऑफर आया है, मेरा जान पहचान है, इसका काम कर लो, तो हम उसको सैलरी तो देते, कमिटेड कॉस्ट है, अगर वो करता या ना करता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ऑफर ना या आने से उसका फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो इररिलेवेंट था। अब है वो एक काम में बिजी था वर्क, और हम तब उसको बोले वो मैनेजर को कि भाई तुम वो ऑफ़र का काम में चल जाओ, तो यहाँ पे तो रिलेवेंट कॉस्ट हो गया, वो कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। देखिए इनडायरेक्ट वर्क है, सैलरी कैन बी गिवन इन क्वेश्चन ऑन मंथली बेसिस। अब इनडायरेक्ट वर्कर का सैलरी जो है ना, वो मंथली बेसिस पे भी दे सकता है, फिर कॉस्ट पर आवर बेसिस पे भी दे सकता है। आप लोग यार कॉस्ट पर आवर बेसिस पे दे रहा है, मतलब ये डायरेक्ट लेबर होगा इसलिए इसको रखा है, बट नहीं, उस सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे दे सकता है, कॉस्ट पर आवर बेसिस पे भी दे सकते हैं। बट इन ईदर केस द सैलरी इज कमिटेड कॉस्ट एंड हेंस इररिलेवेंट। जो डायरेक्ट लेबर है, दे कैन बी एनी ऑफ 3 ग्रेड्स। अब हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड कुछ भी हो सकता है, पर डायरेक्ट लेबर जो वो डायरेक्ट लेबर ही रहेगा, भले उसको हाईली स्किल्ड बोल दिए, सेमी स्किल्ड बोल दिए, हाईली स्किल्ड है तो फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी वो डायरेक्ट लेबर ही है। अब इन ऑल ग्रेड द रूल ऑफ रेलिवेंसी इज सेम। डायरेक्ट वेजेस कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर आवर, रेट पर क्ले, रेट पर डे, रेट पर वीक, रेट पर मंथ, ऐसे भी दे सकता था। आप बोला यार ये रेट पर मंथ है, मंथली का सैलरी दे रहा है, तो नहीं, वो रेट पर मंथ दे सकते, डायरेक्ट वेजेस ही हो सकते हैं। इन दैट केस द कॉस्ट मेजर इज रेलिवेंट। अब पर्दे के पीछे झांक कर देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस देखो, फॉर्म नहीं। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि मतलब बस ऐसे तो देखो कि अगर रेट पर आवर दिया है तो मान लेंगे हम कि भाई वो डायरेक्ट लेबर ही है, रेट पर वीक दिया, मंथ दिया, तो मान लेंगे कि भाई वो इनडायरेक्ट है, वैसे मत देखो। अब देखो इफ़ द डायरेक्ट वर्कर आर नॉट डिस्चार्ज, अगर वो डायरेक्ट वर्कर लिखा है और वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है आफ्टर द वर्क इज़ ओवर, देयर एम्प्लॉयमेंट इज देन एज्यूम टू बी इनडायरेक्ट इन नेचर। भले लिखा है इनडायरेक्ट लेबर, पर उन लोग डिस्चार्ज नहीं कर रहा है वर्क खत्म होने का, तो उन लोगों को मान लीजिएगा कि इन लोग इनडायरेक्ट इन नेचर है। हेंस द रिलेवेंट कॉस्ट शुड बी डिटरमाइंड एज इफ दे आर इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो ऑफकोर्स उन लोग का तो दैट इज देयर लेबर कॉस्ट वुड बी एज्यूम टू बी कमिटेड इन नेचर, मतलब रिलेवेंट कॉस्ट उसका 0 हो गया। नेक्स्ट है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड। ये आप लोग को धीरे धीरे और पता चलेगा लेबर ये सब का जब आप एग्जाम्पल और देखो। तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड है। तो ओवरहेड 2 टाइप का होता है, या तो वेरिएबल ओवरहेड या तो फिक्स ओवरहेड है। अब वेरिएबल ओवरहेड है
अगर वो पास्ट में मतलब खर्चा कर चुका ऑलरेडी इनकर्ड है तो वो संक कॉस्ट हो गया, वो इररिलेवेंट हो गया। अगर वो फ्यूचर में है मतलब उसको खर्चा करना है वो वेरिएबल ओवरहेड का, तो वो रिलेवेंट हो गया। फिर है कमिटेड का फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड है। अब फिक्स कॉस्ट अगर कमिटेड है तो इररिलेवेंट है। तो आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फिक्स कमिटेड फिक्स कॉस्ट या फिर अनअवॉइडेबल वो इररिलेवेंट होता है, और जो डिस्क्रिशनरी अवॉइड कर सकते हैं फिक्स और वो रिलेवेंट होता है। तो हो गया। अब एग्जाम्पल है जैसे यहाँ है वेरिएबल ओवरहेड 20% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक, अभी इसको कैसे पता चलेगा कि पास्ट या फ्यूचर, तो हम लोग को देखना पड़ेगा वी नीड टू सी लेबर कॉस्ट इज पास्ट या फ्यूचर। देखिए डायरेक्टली लेबर वेरिएबल ओवरहेड लेबर कॉस्ट पर डिपेंड कर रहा है, सब लेबर कॉस्ट हम लोग देखेंगे कि वो पास्ट में है फ्यूचर में। तो इफ लेबर कॉस्ट इज कमिटेड वेरिएबल ओवरहेड इज 20% ऑफ एक्चुअल लेबर कॉस्ट, नॉट रेलिवेंट लेबर कॉस्ट। नॉट रेलिवेंट है मतलब नॉट रेलिवेंसी नहीं है क्योंकि कमिटेड हो गया। कमिटेड मतलब क्या था, इररिलेवेंट होना। वैसे यह फिक्स ओवरहेड है, ये दिया हुआ है ₹10 पर आवर फिक्स ओवरहेड और 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड गिवन एज रेट पर आवर और परसेंटेज ऑफ एनी अमाउंट इज एज्यूम टू बी कमिटेड इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई मतलब इसका कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा रहता है इसीलिए है। अगर कोई फिक्स ओवरहेड जिसमें आपको रेट पर आवर के हिसाब से दिया है या फिर कोई परसेंटेज दिया है कोई और कॉस्ट के, तो उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये कमिटेड इन नेचर है अनलेस एंड अनटिल बताया गया हो कि भाई ये देख लो भाई ये कमिटेड नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है, देयरफॉर इट विल बी इररिलेवेंट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर के बेसिस पे दिया है या फिर परसेंटेज ऑफ एनी अदर अमाउंट के बेसिस पे है तो हम लोग उसको इररिलेवेंट ही मानेंगे, मतलब कमिटेड से मानेंगे तो इररिलेवेंट हो गया। तो ये की वर्ड्स है टू आइडेंटिफाई कमिटेड फिक्स ओवरहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से की वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि पता चले कि मेरा फिक्स ओवरहेड जो है वो कमिटेड है मतलब इररिलेवेंट है। अगर लिखा है कि एडेड है, चार्ज, रिकवर्ड, एलोकेटेड, अपॉर्शनेट, अप्लाइड, एलोटेड, एब्जॉर्ब्ड, रिकूप्ड और जस्ट फिक्स ओवरहेड अमाउंट इज गिवन, तो हम लोग उसको मेरा पास फिक्स ओवरहेड लिया उसने लिखा है तो उसको कमिटेड ही मानते हैं। तो अगर लिखा है एडेड टू इतना, चार्ज टू इतना, रिकवर्ड टू इतना, तो उसको कमिटेड मानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तभी पता चलेगा कि ये कमिटेड फिक्स ओवरहेड है या फिर डिस्क्रिशनरी है। नेक्स्ट है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ एनी रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ मशीन और डेप्रिसिएशन। अब हम लोग तो मटेरियल्स का पढ़ा, लेबर का पढ़ा, ओवरहेड का पढ़ा, अब लास्ट देखा है कि रेलिवेंट कॉस्ट निकालना पड़ेगा मशीन का यूज़ का। कोई प्रोडक्ट आप समझ लीजिए आप कुछ रेलिवेंट कॉस्ट शीट बना रहे हो तो उसमें ये सब तो लगेगा ही, तो कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, लेबर, मटेरियल, पर आप मशीन यूज़ भी कर रहे हो तो उसका भी एक होना चाहिए आपका रेलिवेंट कॉस्ट। तो देखते हैं उसका। अब देखिए हायर चार्जेस ऑफ मशीन, अगर हम मशीन को कहीं हायर चार्ज किए हुए हैं मतलब मशीन था नहीं मेरे पास, हम भाड़ा पे कहीं से ले गया तो उसका जो डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट है मतलब ये अवॉइड कर किया जा सकता था। अगर वो ऑफ़र नहीं आता तो हम नहीं लेते, तो ये फुल्ली रिलेवेंट है। बट हियर वी टॉक अबाउट ओन मशीन, मतलब जो मशीन मेरे पास है उस मशीन को हम प्रोजेक्ट कोई क्या बोलते हैं ऑफ़र के लिए या फिर प्रोजेक्ट के लिए लगा है तो मशीन रिक्वायर्ड फॉर द ऑफर। अब मशीन रिक्वायर्ड जो ऑफर है ये मेरे पास है, पहले हम ये मान चुके हैं, इसको हम हायर नहीं कर रहे, अगर हायर करें तो फुल्ली रेलिवेंट होगा। अब मशीन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफर है, ये इन पोजीशन है मेरे पास, मतलब मेरे पास अभी है या फिर हमको परचेस करना पड़ेगा, हायर नहीं कर रहा परचेस करना पड़ेगा। अगर मेरे पास इन पोजीशन है और आइडल बैठा हुआ है ये मशीन, कुछ काम नहीं कर रहा, मेरे पास बस पड़ा हुआ है, तो इसका रेलिवेंट क्या हो जाता। अगर हम इस मशीन को आइडल भेजें तो हम इसको स्क्रैप में बेच देने वाले थे, तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ऑफर, अब समझ लीजिए इसको स्क्रैप में हम बेचने वाले थे 10,000 रुपये हमको मिलता, बट एक ऑफ़र आ गया हमको कि भाई ये वाला काम है उसमें भी मशीन लगने वाला था, तो मैं ठीक है मशीन है मेरे पास, जैसे बेचने वाले थे कि ये वाला तुम्हारा मशीन में काम कर दे, तो उस मशीन में उसका काम कर दिया। अब उसका ऑफ़र होने के बाद अब उस मशीन का स्क्रैप वैल्यू हमको 8,000 ही दिखा रहा है, तो इसका रेलिवेंट कॉस्ट कितना हुआ, पहले हमको 10,000 मिलता, हमको 8,000 मिलेगा, तो 2,000 रुपये को कम मिल रहा है, तो इससे मुझसे 2,000 रुपये चार्ज कर लेंगे। तो ये हो गया डिफरेंस इन स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट है रेगुलर यूज़ में मटेरियल। अब दो चीज़ हो सकती है, या तो इफ़ न्यू मशीन टू बी परचेज, मतलब रेगुलर यूज़ में है मटेरियल बट हमको एक मशीन खरीदना ही पड़ेगा उसका, क्योंकि मेरा रेगुलर यूज़ में चल रहा है मशीन, अब हम आपका ऑफ़र के लिए नहीं लगा पा रहे हैं, तो मैं एक और यही मशीन खरीद लिया आपका ऑफ़र के लिए। तो इसका क्या है, परचेस कॉस्ट एट बिगिनिंग ऑफ ऑफ़र माइनस परचेस कॉस्ट एट द एंड ऑफ ऑफ़र, मतलब ये परचेस
देखिए परचेस तो हम कर लिए, अब हम ये अपने पास ही रखेंगे हम इसको, क्योंकि ये मशीन मेरा ऐसे तो यूज़ होता ही है, तो हम इसको बेचेंगे नहीं। मतलब ये जो रेगुलर यूज़ का मशीन जो है ये हम यूज़ करते ही हैं यहाँ पे, इसलिए रेगुलर यूज़ है। एक नया मशीन खरीदे जो कि हम खुद परचेस करते ही, तो परचेस हम समझ लिए कि ऐसे 50,000 रुपये में अब इसका परचेस का वैल्यू हो गया, क्योंकि हम इसको एक आपका ऑफ़र के लिए यूज़ कर लिए, तो अब इसको 40,000 रुपये ही इसका वैल्यू होगा, मतलब डेप्रिशिएट हो गया। तो जितना भी डेप्रिशिएट हुआ वैल्यू उतना हमको आप दे दीजिए, 10,000 रुपये हमको दे दीजिए। नेक्स्ट है कि एग्जिस्टिंग मशीन है टू बी डाइवर्टेड एज न्यू परचेस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब एग्जिस्टिंग मशीन है, हम रेगुलर यूज़ को करते हैं एक ही मशीन और हम परचेस खरीद नहीं सकते अभी परचेस, तो इसका कॉस्ट टू बी इनकट क्या होगा, नील। रिलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू बी इनकट तो नील, क्योंकि हम खरीद नहीं रहे हैं। रिलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम रेगुलर। समझ में आ ही रहा होगा आपका, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। एग्जिस्टिंग मटेरियल है, रेगुलर यूज़ के लिए कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मतलब मशीन है, आपका काम करने लगे तो जो भी मेरा नुकसान हो रहा है, जो कंट्रीब्यूशन हमको मिलता है, लॉस्ट हो रहा है, वो आप सब चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट है टू बी परचेस। अब टू बी परचेस कर रहे हैं, अब वहाँ पे था क्या, मेरे पास पोजीशन में, अब पोजीशन में भी था, रेगुलर यूज़ में भी था एक परचेस का, बट यहाँ पे अलग ही है कि मेरे पास पोजीशन में ही नहीं है, परचेस करना पड़ेगा। तो अब अगर हम परचेस किए पर इस परचेस के बाद मेरा कोई यूज़ नहीं है इस मशीन का, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगा, परचेस कॉस्ट एट द स्टार्ट माइनस सेल्स स्क्रैप। मतलब हम परचेस करके फिर बेच देंगे, परचेस करेंगे, आपका काम करेंगे, फिर बेच देंगे। तो जो भी मेरा मतलब समझ लीजिए परचेस हम 50,000 में किए, सेल फिर होकर के 40,000, तो 10,000 रुपया का जो नुकसान हो रहा है वो हम आपसे चार्ज करेंगे। वो फिर रेगुलर यूज़ में आता ही है। तो वही चीज़ हो गया, परचेस को एट द स्टार्ट माइनस जो पहले भी किए खुद खरीद लेंगे। यहाँ पे खुद खरीदते हैं, यहाँ पे बाहर भेज देते हैं। तो अगर आप एक समरी देखोगे तो आप एक समरी इसको आप पढ़ लो एक बार कॉपी से तो बेटर होगा। समरी में आपको पता चल जाएगा कि रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें स्क्रैप का तो जो लॉस आपका लॉस एंड स्क्रैप ले लिए, मेंटेनेंस में आपका जो इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 40 से हम 60 लेगा 2 महीने के लिए, तो वो ले लिया आपका रिलेवेंट कॉस्ट आ गया। अब इसमें कह सकते हैं कि भाई मतलब जो भी आपका जो 60 रुपीज़ भी लग रहा है, हमसे 60 × 2 करना चाहिए था मेंटेनेंस, क्योंकि अगर हम मशीन हटा दें तो रिलेवेंट तो हमको मेंटेनेंस तो लगता ही नहीं। पर यहाँ पर हम लोग एजम्पशन माने हैं कि आप जैसे अपना मटेरियल हटा देते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका मेंटेनेंस भी ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होता है रियल लाइफ में। तो इसलिए यहाँ पे एक एजम्पशन माने कि मेंटेनेंस फिर भी रहेगा मशीन हटाने के बाद भी। तो आपका मेंटेनेंस एक्चुअली में 20 रुपये से बड़ा, पहले 40 रुपये अब 60 लगने लगेगा, तो 2 रुपया 2 महीना के लिए, तो उसको उतना ही चार्ज कर दिया। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत लंबा लेंदी क्वेश्चन पढ़ने में है, पर आसान है रियल लाइफ, बस तोड़ के आप आराम से पढ़िए, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉस्ट कह रहा है कि 50,000 कॉस्ट लगा टू डिटरमाइन द एक मार्केट रिसर्च का, तो ये तो आपका इररेलेवेंट हो गया क्योंकि लग चुका है सन कॉस्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं रॉ मटेरियल है, पहला है पॉश का, तो आपको डायरेक्टली बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो 1 यूनिट लगता है 50,000 रुपये में, 50,000 यूनिट लगेगा, 2.5 करके मिलेगा 1,25,000। फ्लैश का है, फ्लैश का वही है, कितना यूनिट लगेगा पहले वो है, तो 2 × 5 1,00,000 यूनिट लगेगा। 60,000 यूनिट तो मेरे पास है, 60,000 को हम डिस्पोज करते तो 1.1 आइटम बेनिफिट लॉस्ट हो गया, ये कॉस्ट इनकट हो गया, निकल गया। फ्लैश का 0.5 यूनिट लगेगा, ये तो पूरा खरीदना पड़ेगा, ये निकल के आपका टोटल मटेरियल रॉ मटेरियल का रिलेवेंट कॉस्ट निकल गया। नेक्स्ट है लेबर का। अब देखिए लेबर का पहले स्किल लेबर का निकाले, 15 मिनट लगता है, निकल गया। नेक्स्ट है लेबर का। अब देखिए लेबर का पहले स्किल लेबर का निकाले, 15 मिनट लगता था, मतलब 0.25 × 50,000 तो आपका 12,500 मिनट लग गया। अनस्किल लेबर है तो एक मिनट में 2 घंटा लगता है, तो 50,000 मतलब 1,00,000 आवर लग गया आपका अनस्किल लेबर का। अब स्किल का रिलेवेंट कॉस्ट पहले निकालेंगे, तो देखिए 12,500 आवर लगेगा। अब इसका क्या स्किल्ड में लिखा है कि वो आपका ये भी है, मतलब अबंडेंट सप्लाई नहीं है। तो इसका क्या था, अगर यहाँ देखिएगा तो अगर कोई भी डायरेक्ट मटेरियल ये है, लेबर है, और जो बिजी है रेगुलर वर्क में, तो उसका कॉस्ट इनकट, तो यहाँ पे बिजी इन वर्किंग है तो कॉस्ट इनकट जो वो लेते हैं और बेनिफिट लॉस ले लेते हैं। तो कॉस्ट इनकट तो 3 और बेनिफिट लॉस है 1.5 और 12,500 आवर लग रहा है, तो टोटल लेबर आवर इतना हो गया। अब अनस्किल्ड लेबर है, जहाँ लिखा है फॉर अनस्किल्ड लेबर दे आर परमानेंट,
द 2 लाख आवर, क्योंकि उनको निकाल नहीं रहे हैं, द 2 लाख आवर इज़ कमिटेड वेयर वी ओनली यूज़ 1 लाख आवर, देयरफॉर 2 लाख का कमिटेड आवर का था तो 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा ही कॉस्ट जो हो गया, मतलब पूरा इसका कॉस्ट जो भी लगता वो आपका इररिलेवेंट हो गया। अब फोरमैन सैलरी का है, फोरमैन सैलरी का अगर ऑफर नहीं होता तो हम उसको 6,000 देते हैं, तो कोई रिटायर कर रहा था बट अब उसको रखना पड़ेगा तो 15,000 देना पड़ेगा, तो कितना ज़्यादा दिया, 9,000 ज़्यादा दे रहे हैं। टोटल आपका एक्स्ट्रा टोटल एलिवेंट लेबर कॉस्ट हो गया आपका, ये दोनों ऐड कर गया 56 और 9, तो इतना आ गया। नेक्स्ट है मशीन का, तो अब देखिए मशीन MT4 जो रेगुलर यूज़ में करते हैं, तो 80,000 में ख़रीदते हैं और 65,000 में फिर उसका वैल्यू हो गया। तो मतलब यह है कि नया मशीन खरीदे 80,000 पे और फिर एज रेगुलर लगता है तो खुद ही खरीद लिए, तो 60 ये मतलब यहाँ डिफरेंस इन रिप्लेसमेंट प्राइस लिए। पर MT7 मेरे पास पड़ा हुआ था, हम उसको बेचने वाले थे, 11,000 मिलता, बट यूज़ कर लिया, अब उसको 8,000 मिल रहा है, तो 3,000 का लॉस हुआ, तो टोटल मशीन एलिमेंट का हो गया 18,000। अब नेक्स्ट ओवरहेड का, आप देखो ओवरहेड यहाँ पे लिखा है कि ओवरहेड्स जो पहला है कि फिक्स ओवरहेड्स आर रिकवर्ड। अब मैं बताया था यहाँ पे कि जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ लगे रिकवर्ड यूज़ कर रहा है, तो रिकवर्ड मतलब ये हो गया आपका इररिलेवेंट, कमिटेड फिक्स कॉस्ट हो गया क्योंकि इररिलेवेंट है। तो वेरिएबल आपका कितना हुआ 50,000 to 1.5 60,000। अब स्टेटमेंट अगर आप बनाइएगा तो मटेरियल का लग गया इतना, लेबर का लग गया इतना, मशीन का लग गया इतना, ओवरहेड का लग गया इतना, तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ सुपर हो गया आपका इतना। अब सेल्स लिखा था 50,000 से, तो 18 रुपये से इतना, तो प्रॉफिट हो रहा है आपका, बस ये आपका हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से। अब इसका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है क्वेश्चन वो आपका सेम ही है, मतलब ये अल्टरनेटिव 1 है, ये अल्टरनेटिव 2 है, पर फिर यहाँ से जो है ना ये वेजेस और ओवरहेड का जो दिया हुआ है ये आपका दोनों में अल्टरनेटिव 1 2 दोनों में यूज़ हो सकता है। तो अब निकालना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। तो पहला है कि अब देखिए पहला है कि रेलिवेंट कॉस्ट निकालेंगे इसका, ये तो आपका जो 900-300 रुपया ये आपका सेल प्राइस हो गया, पहले रेलिवेंट कॉस्ट निकालेंगे। तो मटेरियल ए जो है वो रेगुलर यूज़ में लगता है 600 यूनिट। अब 600 यूनिट कितना है, तो 90 से रिप्लेसमेंट कॉस्ट करना पड़ेगा, तो 600 × 90 54,000। मटेरियल भी जो है 1000 यूनिट लगेगा। अब उसमें भी जो है वो रेगुलर यूज़ का तो होता नहीं है, तो पर उसका कहीं और भी यूज़ कर सकते थे, जिससे हमको 390 210 390 माइनस 210 180 का हमको कंट्रीब्यूशन आता, और कितना लगाने से कर 180 का कंट्रीब्यूशन आता 4 यूनिट लगाने से, लेकिन इतना ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 4 यूनिट ऑफ, तो 4 यूनिट में आता 180 का, तो 1 यूनिट में हमको 45 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलने वाला था। तो कंट्रीब्यूशन लॉस मेरा हुआ 1000 यूनिट इतना। तो ये दोनों को ऐड करके आपका मटेरियल लेबर रेलिवेंट मटेरियल कॉस्ट आ गया। अब लेबर का है, लेबर में देखिए स्किल अनस्किल और सेमी स्किल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है द अनस्किल लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस एंड सफिशिएंट है, बहुत सारा है सफिशिएंट है। तो अनस्किल लेबर 5000 चाहिए, 3 करके 3 पर लेबर आवर, तो 5 से 3 कर दिया। अब सेमी स्किल जो है वो है पार्ट ऑफ परमानेंट लेबर, तो परमानेंट लेबर है मतलब इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, अगर कोई इनडायरेक्ट हो गया तो आइडल बैठा हुआ है तब का है, और अगर आइडल मतलब वो परमानेंट है, आपको लगना ही लगना है, आप उसको जितना भी दो, तो आपका हो गया सेमी स्किल का नील हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हाईली स्किल्ड। अब हाईली स्किल्ड अगर है तो अब देखिए यहाँ पे हाईली स्किल्ड का है कि शॉर्ट इन सप्लाई है, तो शॉर्ट इन सप्लाई का कॉस्ट इनकट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, तो कॉस्ट इनकट तो 5 है, कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हो रहा है, तो 24 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है 4 घंटा लगाने का, तो 1 घंटा लगाने पर कितना 6 रुपया लॉस हो रहा है कंट्रीब्यूशन का, तो 5 + 24/6 × 5 इतना हो गया, तो लेबर निकल गया। अब वेरिएबल ओवरहेड है, अब देखिए यहाँ पे फिक्स ओवरहेड ये कमिटेड है, क्यों, क्योंकि ये लेबर आवर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नहीं ₹3 पर लेबर है इसलिए कमिटेड मानेंगे, किसी और कॉस्ट पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने बोला था वैसे तो कमिटेड हो जाता है। अब वेरिएबल ओवरहेड ₹1 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना है 5,000 15,000 है टोटल, तो 5,000 15,000 इंटू 1, तो 15,000 रुपया का आपका वेरिएबल ओवरहेड पे आ गया। यहाँ पे स्किल सेमी स्किल भी दिए, फिर एक्स्ट्रा सेलिंग लगा है, एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट लगा है, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट कितना आ गया, सेल कितना हो रहा है 900 यूनिट है 300 करके, टोटल सेलिंग कितना आ गया, तो इससे आपका नेट बेनिफिट आ रहा है 41,000। ये अल्टरनेटिव 1 से आ रहा है। अब अल्टरनेटिव 2 देखते हैं, तो अल्टरनेटिव 2 है। अब अल्टरनेटिव 2 में देखिए क्या कह रहा है कि मटेरियल सी हम लोग
इस XY को यूज़ करके मटेरियल सी बना सकते हैं, 1000 यूनिट मटेरियल सी बना सकते हैं या फिर ऐसा कुछ। देखिए, तो पहला है कि आपका कि अगर आप इसको यूज़ करोगे अल्टरनेटिव टू, तो पहले हमको 1200 लगता था, 900 रुपये का इतना हमको खरीदना पड़ता था, और हमको 900 ही अब खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बाकी हम अपने से बना पा रहे हैं। मतलब भले ही 1000 बना पा रहे हैं, बट स्टिल अब अपने से बना रहे हैं तो ठीक ठाक चल रहा है, तो 900 खरीदना पड़ेगा बस। पर इस बार अब इतना प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, तो इतना लगा। इसमें हमको सेविंग्स हुआ इतना रुपये का, 1,35,000 का सेविंग्स हो गया, क्योंकि हम ये अल्टरनेटिव टू अप्रोच यूज़ किया। वो अल्टरनेटिव टू अप्रोच जब यूज़ किया तो मटेरियल से हम बना भी रहे हैं, तो मटेरियल से 1000 यूनिट्स बन रहा है। अब उसमें कितना रॉ मटेरियल 13 का लग गया, 18 का लग गया आपका डायरेक्ट लेवल, वेरिएबल ओवरहेड 6 का लग गया, फिक्स ओवरहेड को कमिटेड रखें फिर से, क्योंकि ये कमिटेड ही होता है मोस्ट ऑफ टाइम, और ये आवर पे डिपेंड कर रहा है। तो मटेरियल कॉस्ट इतना लग गया आपका, ये मटेरियल सी का। अनस्किल्ड आपको फिर से वही 400 इंटू 3, सेमी स्किल नील लग गया, क्योंकि ये है। वेरिएबल ओवरहेड आपका वही लग गया, हाईली स्किल भी वही है। तो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट आपका इतना आ गया, और टोटल रिलेवेंट कॉस्ट इतना आ गया, और सेविंग्स आपको है इतना का, मतलब आपको कॉस्ट इतना लग रहा है और आप बचा रहे हो इतना का, तो आपका बेनिफिट कितना हो रहा है 33,000 का। एक थर्ड अल्टरनेटिव भी है जो कि स्टार्टिंग में था कि स्क्रैप कर दे 21,000। तो पहला अल्टरनेटिव था 41,000 का बेनिफिट मिल रहा है, सेकंड अल्टरनेटिव 33,000 का बेनिफिट मिल रहा है, और लास्ट 21,000 का मिल रहा है। तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? लास्ट वाला। तो ये हो गया, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में यही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 1000 यूनिट ऑफ बाईसाइकिल हम बना सकते हैं। अभी हम लोग 600 बनाने की डिमांड उतना ही, 3000 आपका फिक्स कॉस्ट है, 500 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आता है पर यूनिट। कंपनी से एक ऑफर दिया है कि 200 यूनिट का फॉर 700 पर यूनिट, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखिए, आइडल आपका 400 यूनिट अभी भी आइडल है, आप 1000 बना सकते हो, बट 600 बना रहे हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफर। अब कितना उनसे चार्ज करेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 500 लग रहा है, तो 700 दे रहे हो, तो चार्ज करेंगे क्या दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स एस्ट्रिक्स को समझो, सिंस देयर इज एन आइडल कैपेसिटी द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड एडिशनल टू एडिशनल इनकम, बट एडिशनल इनकम हो रहा है, आइडल का भी कितना कर दिया। स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसका 700 इंटू 200 इतना मिल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 500 इंटू इतना 40,000 का कंट्रीब्यूशन, फिक्स को जहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि कमिटेड है, तो नहीं एडिशनल इनकम आपका 50,000 हुआ है, तो एक्सेप्ट कर दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो इसमें कुछ मैं बताते रहूँ अच्छे से कि यहाँ पर 500 टन तो आपका था ये कास्टिंग का, मतलब आप इतना कर सकते हो कास्ट, पर उसका डबल भी कर सकते हो, मतलब 1000 टन आप कास्ट कर सकते हो, मतलब ये कर सकते हो प्रोडक्शन, बट आप 500 ही कर रहे हो। आपके पास एक नया ऑफर आया, वो आपको बोल रहा है 40 LBS उसका वेट है, तो 1 LBS होता है वो 0.454 kg होता है, ठीक। अब अगर आप 1 टन में 1000 kg होता है, तो आप अगर इसको निकालने चाहोगे कि फिर कितना टन हुआ, तो 1 टन में 1000 kg, ठीक। और यहाँ पे आपका 40 LBS लग रहा है, मतलब 40 इंटू 0.454, तो आपका 18.18 kg लग रहा है, बस 18.18 kg। ईच वेटिंग 90 LBS, मतलब 90,000 का है, ईच वेटिंग 90 40 LBS इंटू 0.454, मतलब टोटल आपका 16,34,400 kg लगेगा। और 1 टन में 1000 kg होता है 15,000। अच्छा, पर मंथ का निकाल, पर मंथ कास्टिंग निकाल रही है, पर मंथ 1000 कर सकते हैं। तो पर मंथ आप अगर 90,000 है, इवेंचुअली मतलब रेगुलरली डिलीवर करना चाहिए मंथ तक, तो 19/6 15,000 कास्टिंग हर महीना डिलीवर करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे अभी मंथ का मंथ बेसिस पे ही करने वाले हैं। तो इस 15,000 का वेट कितना होगा? 15 इंटू 0.45 kg इंटू 45, मतलब 2,74,400 kg, तो 2,72,400 kg डिवाइड बाई 1 टन 1000 kg डिवाइड 1000, मतलब 272.4 टन का ऑर्डर। अब हम 500 करते थे, 1000 करते थे, मतलब ये मेरा कैपेसिटी के अंदर ही है, तो हम लोग से खाली उतना ही चार्ज करेंगे जितना हमको एक्स्ट्रा लग रहा है। और इसमें ये है कि आपको मतलब ये चाह रहा है कि नो प्रॉफिट नो रिस्क से करे, क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसका लेबर चला जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे कि लेबर करंट लेबर आवर, लेबर रेट और वेरिएबल ओवरहेड का रेट। तो देखिए, लेबर एंड ओवरहेड का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3-4 डिपार्टमेंट का ले लिया।
लेबर एंड ओवरहेड रेट पर आवर दिया हुआ है, ले लिए। अब इसमें ये ओवरहेड में फिक्स और वेरिएबल दोनों जुड़ा हुआ है। अब हमको तो फिक्स का तो चाहिए नहीं, फिक्स तो कमिटेड होता है, बट हमको लेबर रेट पर आवर और वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पहले लेबर आवर्स निकालना पड़ेगा। तो लेबर आवर्स निकाल लिए, यहाँ पे क्योंकि लिखा था पर डायरेक्ट लेबर आवर 9 रुपये, तो लेबर आवर निकाल लिया 18,000 रुपये इतना, तो लेबर आवर निकल गया। अब हमको निकालना है लेबर रेट पर आवर, तो लेबर रेट 10,000 लगता है 2,000, तो लेबर रेट निकल गया। वेरिएबल ओवरहेड का भी पर आवर रेट निकल गया। तो आपके यहाँ पे आपका निकल गया करंट लेबर रेट पर आवर और वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। अब आवर्स रिक्वायर्ड कितना होगा इस नए ऑर्डर के लिए, आपको कितना आवर लगेगा एक नए ऑर्डर के लिए पर मंथ बेसिस पे। हम मान रहे हैं हर महीना 15,000 यूनिट लेंगे, तो पर महीने में कितना लग रहा था 0.09 आवर, 0.09 इंटू 90,000 इंटू 1 बेसिस, या फिर 0.09 इंटू 15,000 कर सकते हो। तो इतना आवर लगेगा, इसमें इतना आवर, इसमें इतना आवर, इसमें इतना आवर, ये अलग चार्ट डिपार्टमेंट इतना आवर एडिशनली आपको लगेगा। अब एक एडिशनल कॉस्ट ऑफ एडिशनल आवर्स, जो एडिशनल आवर्स अब आ रहे, इसका मतलब अब हमको निकालना है एडिशनल कॉस्ट क्या पड़ेगा मेरा इस एडिशनल इसके लिए। तो एडिशनल कॉस्ट निकाल रहा है पहले। तो देखिए पहला है लेबर कॉस्ट। अब कॉस्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, एडिशनल कॉस्ट है ऑफ एडिशनल आवर्स का, जो एडिशनल आवर्स हम ले रहे हैं इसका कॉस्ट कितना होगा। तो एडिशनल आवर का पहले लेबर कॉस्ट। अब देखिए लेबर कॉस्ट 5 रुपया है 1350 करके, ये 4 रुपया है, यहाँ पे ही से निकाल रहे थे हम लोग 225, और यहाँ से आपका लेबर कॉस्ट निकल रहा है ऐसे। फिर है वेरिएबल ओवरहेड। अब वेरिएबल ओवरहेड 2 डिपार्टमेंट कोड मेकिंग और CNG का दिया हुआ है पहले से, तो उतना इंटू उसका लोग का लेबर से आवर वेरिएबल मतलब आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका वेरिएबल ओवरहेड आ गया। अब उसके बाद बाकी 2 का लिखा है कि वेरिएबल ओवरहेड विद बियर नॉर्मल रिलेशनशिप टू लेबर कॉस्ट। अब इसका 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो नॉर्मल रिलेशनशिप कर रहा है, मतलब वो जितना बढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो हम यहाँ पे पर आवर का निकाल ही चुके थे, तो पर आवर का रेट से आप इंटू कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि देखिए पहले कॉस्ट कितना था, पहले था 16,000 कॉस्ट, ठीक 16,000 कॉस्ट था, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर रहे हैं। तो देखिए पहले 16,000 कॉस्ट था और अभी इसका कॉस्ट कितना हो गया 9,000 है। पहले इसका 1,000 कॉस्ट था, तो अभी कितना कॉस्ट होगा वो निकाल सकते हो आप ऐसे। तो 562.5 आएगा, उसको राउंड ऑफ करके इतना कर दिया, या फिर आप क्योंकि प्रोपोर्शनल बेसिस पे कर रहा तो आप इतना ही रेट पकड़ के कर लो, दोनों कर सकते हो। फिर फिक्स ओवरहेड निकालेंगे, इतना आया, तो ये तो आपका लेबर कॉस्ट निकल गया, वेरिएबल लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड निकल गया, मतलब वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड निकल गया, एडिशनल फिक्स ओवरहेड। ये बस एडिशनल कॉस्ट निकाल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट नहीं निकाला, एडिशनल कॉस्ट निकाल रहे हैं। एडिशनल कॉस्ट आ गया। पार्ट ए कह रहा है कि एक रिवाइज लेबर एंड ओवरहेड बजट। अब आप यहाँ पे बोलेंगे आप लेबर कॉस्ट वेरिएबल यही सब क्यों लिए, मटेरियल वेटेरियल क्यों नहीं लिए, क्योंकि इस पार्ट 1 के लिए कह रहा था कि आप लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट बजट बनाओ, इसमें आप नया ऑर्डर को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो अब लेबर एंड ओवरहेड बजट बना रहे हैं। पहले तो करंट ले लिए इतना, अब न्यू ले लिए इतना, वेरिएबल में भी इतना, यहाँ टोटल कॉलम में बना लीजिएगा, तो न्यू भी इतना, फिर फिक्स ओवरहेड इतना, फिक्स ओवरहेड में न्यू में तो कुछ नहीं, लास्ट में खाली एक एडिशनल लग गया इतना, तो आपका टोटल लेबर एंड ओवरहेड इतना लग गया। अब सेकंड कह रहा है डिटरमाइन द लोएस्ट प्राइस। इसका लोएस्ट प्राइस क्या हो सकता है 90,000 इसके लिए। तो अब देखिए पहले मटेरियल कॉस्ट 1 × 15,000, क्योंकि हम लोग सबसे मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, तो इतना आया। एडिशनल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इतना लगता, तो लोएस्ट प्राइस फॉर 15,000 कास्टिंग मेरा इतना होता 90,000 के लिए, इंटू आप 6 कर दीजिएगा, तो आपका लोएस्ट प्राइस फॉर 90,000 कास्टिंग 2,49,874 आ जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। ये वही है कि आपको मतलब समझ के स्टेप वाइज निकालना पड़ेगा कि पहले आप लेबर टोटल आवर्स निकालें, टोटल आवर्स के बाद आप लेबर पर आवर रेट पर आवर निकालें, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर रेट निकालें, क्योंकि आपको यहाँ एडिशनल निकालना था। फिर आप कितना टोटल आपका और एक्स्ट्रा आवर लगेगा आप वो निकालें, फिर आपका टोटल एक्स्ट्रा कितना आवर लगेगा वो निकालें, तो आप फिर लेबर कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड का कॉस्ट निकाल लिया। और वेरिएबल ओवरहेड का खाली यही था, सब वही होता, खाली यहाँ पे था कि 2 डिपार्टमेंट का दिया हुआ था कि भाई इतना होने वाला है एडिशनली, तो हम एडिशनली निकाल रहे, तो एडिशनल कॉस्ट ही निकाल रहे, इतना ही लिए। फिक्स ओवरहेड का कोई हो गया, तो इससे पार्ट 1 निकल गया, पार्ट 2 फिर आप तो समझिएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फट से देख ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हम लोग 3 सिनेरियो हैं, एक तो प्रेजेंट, तो मेरा प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन जितना उतना, ऑप्शन 1 रखेंगे जिसमें हम बढ़ाएँ 10,000 ऑप्शन 2 है जो मेरा 5,000 अनयूटिलाइज है, ऑप्शन 2
उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो तीनों में से क्या है इसमें? ऑप्शन 2 का बात कहा नहीं है, बस पूछ रहा है कि लेंगे कि नहीं ऑफ़र, बट हम यहाँ पे ऑप्शन 2 कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ यूनिट्स 20,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 30,000 होगा। सेल्स कितना होगा यहाँ पे? यहाँ देखिए 20 लाख सेल्स पे होगा यहाँ पे, क्योंकि 100 रुपये करके सेल नहीं है। अब 20 लाख होगा तो जो 20,000 यूनिट का बाकी 10,000 का 90 ही रुपया मिल रहा, तो 9 लाख, यहाँ सेल 29 लाख का हुआ। यहाँ पे इन लोग तो 25 लाख, यहाँ पे 100 का ही होगा तो 25 लाख का सेल हुआ। वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन है 68 कहाँ से आया? तो डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये से बढ़ गया 33, डायरेक्ट लेबर 25 रुपये से बढ़ा 35, वेरिएबल ओवर 10 था, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड आपका निकल गया। तो वेरिएबल ओवरहेड आ गया 20,000 का लेस किए, यहाँ पे ऑप्शन 1 से लेस किए इतना यूनिट से, इसका ऑप्शन 2 कंट्रीब्यूशन निकल गया। फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट भी 10% से बढ़ रहा है तो यहाँ पे बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे हम तो मशीन खरीदे थे 15 लाख का, अब तो डायरेक्टली 15 लाख ना लेस करके हम डिप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक 15 लाख माइनस 0, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू था नहीं बाई 10, तो 1,50,000 करके डिप्रिशिएशन लगेगा, तो डिप्रिशिएशन लगा दिया 1,50,000 का। एडिशनल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 60,000 और पे भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ, और यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ लिखा था एक क्वेश्चन में कि अगर आप सेल्स प्रमोशन विल बी 50,000, यहाँ पे लिखा है शुड बी फंक्शन एक्सेप्टेड नाउ थ्रू सेल्स प्रमोशन ऑर्डर फॉर द बैलेंस। हाँ यहाँ पे लिखा सिक्योर ऑर्डर फॉर द बैलेंस अनयूज कैपेसिटी, तो इसके लिए आपको 50,000 का सेल्फ प्रमोशन लेना पड़ेगा। तो सेल्फ प्रमोशन भी दे दिए 50,000 का, तो प्रॉफिट आ गया इतना। इसका हम क्या करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें लग रहा है, मतलब बेटर कि आप अनयूटिलाइज जो है आपका, आप उसको यूज़ करो। ये क्वेश्चन में छुपा हुआ था कि आपको तो 25 वाला करना है कि नहीं, बट यहाँ पे क्योंकि मेंशन कर दिया है कि वेदर द कंसर्न शुड एक्सेप्ट ऑर्डर और इंस्टेड ऑफ द ट्राई टू सिक्योर ऑर्डर फॉर द बैलेंस। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपने पढ़ लिया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब बस इसमें कुछ ऐसा एस्पेक्ट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं पर कुछ एस्पेक्ट्स इसका इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा था एक कैश कॉस्ट ऑफ फाइनेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में और लाइफ भी दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग 3 देखिए, 3 मशीन हमको 3 में कंपेयर करना है, ये कौन सा बढ़िया है, कौन सा लेना चाहिए, तो हम ऑफकोर्स वो लेंगे जिसमें कम कॉस्ट लगे हमको। तो इसमें हम लोग अगर नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि नॉर्मल सबका कॉस्ट कर लेते और देखते कि इसमें कम कॉस्ट आ रहा है वो ले लेते हैं, बट क्योंकि इसमें लाइफ दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू भी दिया हुआ है मतलब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में, तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लेंगे कि जितना भी साल तक है, सब तो अब लिखा है कि सब कोई 10 साल तक चलेगा, तो 10 साल के बाद इसका कितना ज़्यादा खर्चा होगा वो देखेंगे। तो अब अगर यहाँ पे अगर हैड द लाइफ ऑफ ईच मशीन वुड बी डिफरेंट, अगर किसी का 10 होता किसी का 5, ऐसे अलग अलग होता, तो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालते। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आउटफ्लो निकालते हैं, जैसे अभी निकालने वाले हैं, डिवाइड कर देते हैं एन्युटी फैक्टर ऑफ 1 to yn, मतलब जितना भी साल तक है वो, अगर 5 साल तो होता 5। एन्युटी फैक्टर मतलब सम ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर, उसी को एन्युटी फैक्टर बोलते हैं। तो हो गया, इससे हम लोग इक्विवेलेंट एन्युटी फैक्टर निकालते हैं और फिर उस हिसाब से देखते कि इसका फैक्टर ज़्यादा है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता, मतलब तो हम लोग उसको नहीं लेते, सबसे लोएस्ट वाले को ले लेते हैं। फिर यहाँ पे अब हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जैसे करना है कि स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, पहला साल है, पहले तो एन्युटी फैक्टर 1, एन्युटी फैक्टर यहाँ 1 दी, वही प्रेजेंट वैल्यू है सम ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो भी कह सकते हैं उसको एन्युटी फैक्टर। यहाँ ए का है आउटफ्लो 55, बी का 74, सी का इतना, तो उतने प्रेजेंट वैल्यू इतना ही होगा, पहला साल है क्योंकि एन्युटी फैक्टर 1 होता है। अब 1 से लेकर 10 साल तक अब 15% से करोगे तो आ जाएगा 5.019। उसका अब आउटफ्लो यहाँ पे 40,000 दिया हुआ है, अगर तो सबको प्लस करोगे 27,841 को तो 40,000, तो 40,000 दिया हुआ है तो इसका इतना आ गया, इसका इतना, अब सबका निकाल लिया। अब जिसका सबसे लोएस्ट हुआ है देयरफॉर द बेस्ट ऑप्शन इज टाइप डी, क्योंकि इसका लोएस्ट है। अब देखिए, अब एक यहाँ एडिशनल नोट है, यह सेंसिटिविटी एनालिसिस लिखा है, इफ़ देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी इन एनी ऑफ द वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल अनसर्टिनिटी कि इतना हो भी सकता है इतना भी नहीं, अफेक्टिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू, इससे नेट प्रेजेंट वैल्यू इफेक्ट कर सकते हैं, वी कंडक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का चेंज ऑन अनदर वेरिएबल पे, कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल कॉन्स्टेंट। एग्जांपल दिखाते हैं, समझिए यहाँ पे लाइफ जो है वो सेंसिटिव है, जब लाइफ चेंज हो रहा है तो उससे एनएवी भी चेंज होगा, बाकी तो सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एज द फ्यूल प्राइस नॉर्मली कीप्स वैरिंग, देयर इज एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी,
सो इफ़ द सेंसिटिव एनालिसिस इज कंडक्टेड विल गिव अ बेटर, मतलब क्योंकि फुल मतलब सेंसिटिव एनालिसिस करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है मैनेजमेंट को, क्योंकि ये सब इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है। सो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए कि लेट्स से इफ़ वी एनालाइज सेंसिटिविटी ऑफ एसेट ऑन पी, अगर सेंसिटिविटी देख रहे हैं लाइफ का, यहाँ पे हम लोग लाइफ को सेंसिटिविटी इससे देखेंगे और बाकी सारा कांस्टेंट है। अगर समझ लीजिए लाइफ अब 5 साल हो गया ना कि 10 साल हो गया, पहले 10 साल था तो बी बेटर था, अब 5 साल हो गया तो वही चीज़ सेम करेंगे कि 0 से इतना 1 से लेकर 5 का इन्वेंटरी निकाला तो इतना आया, वही सेम करेंगे, बट इस बार देखिएगा आपको सी बेस्ट हो जाएगा आपका। तो वही बताना चाह रहा है सेंसिटिविटी एनालिसिस से कि कोई एक अगर इधर उधर भी होता है डिफरेंस तो उससे चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कंटिन्यू / डिसकंटिन्यू या फिर क्रीप या ड्रॉप डिसीजन। नाम से पता चलता होगा क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए, इफ़ एनी डिवीजन और प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यू इट्स एंटायर फिक्स कॉस्ट मे नॉट बी अवॉइडेड। ऑफकोर्स वही बात है, अगर कोई डिवीजन है या प्रोडक्ट उसको डिसकंटिन्यू करके उसका एंटायर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो अवॉइड नहीं होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट काइंड ऑफ हम लोग अपॉर्चुनेट करते हैं, अपॉर्चुनेट होता है ना कि किसी में चार्ज करते हैं। तो जैसे कि इनिशियल इंक्रीमेंट निकालेंगे, इसका इनिशियल कॉस्ट निकालेंगे, मतलब इंक्रीमेंट अब इसको किया जाए या ड्रॉप किया जाए, कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू किया जाए, वो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग उसका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालेंगे कि चला रहे हैं तो कितना लग रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट उसमें लेस करेंगे, अगर इंक्रीमेंटल बेनिफिट पॉजिटिव आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, तो नहीं। ठीक है, नॉर्मली अ प्रोडक्ट विद लीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज सॉट टू बी डिसकंटिन्यू। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई प्रॉफिट कम मिल रहा है कोई प्रोडक्ट में, उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। सो दैट कंपनी में फोकस अपॉन मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स और ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स, इसीलिए ये यूज़ किया था। हम लोग इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आसान है, इसमें आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा जा रहा है, जैसे जो फैक्ट्री वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ ये रिकवर्ड है, फिर देखिए यहाँ पे अंडर रिकवर्ड भी है। तो आपको जब आप निकालेंगे ना अपना वेरिएबल ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में 40% वेरिएबल है, 60% फिक्स्ड है। तो जब आप निकालोगे वेरिएबल और फिक्स तो आपको ये दोनों एक प्लस करना है, अनरिकवर्ड कवर्ड दोनों को इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाके आपका निकलता है। ये लिखा है अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू बी एडेड टू फैक्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओवरहेड में वो ऐड होना चाहिए, बस वही है। आगे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपने समझ लिया होगा कि क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कि सेल्स हम लोग लगती है, उसमें पहले हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे हर प्रोडक्ट का। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल निकल गया। अब वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। अब पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड पूरा निकालना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ रिकवर और अनरिकवर टूटा हुआ है तो पार्ट में, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड है, रिकवर्ड कितना कितना दिया दे दिए, टोटल ABCD कर दिए। अब उसमें अंत कर दिया अनरिकवर्ड दिया हुआ 24 बस टोटल में दिया है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ दिए इस बेसिस पे कि अगर 160 का 24 हो रहा है रिकवर अनरिकवर्ड, तो 48 का कितना होगा, तो ऐसे प्रोपोर्शनल बेसिस आप तोड़ दीजिए तो आपका टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा इतना। अब इसका 40% कर दीजिएगा तो वेरिएबल ओवरहेड है, और इसकी का 60% कर दीजिएगा तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया। अब वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है। अब यहाँ पे लिखा है कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो 15% ऑफ सेल है, और लिखा है वेरिएबल है वो 5% ऑफ सेल्स है, मतलब वेरिएबल सेलिंग है ये, मतलब वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होगा वो 5% ऑफ सेल हो जाएगा, और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो 10% ऑफ सेल हो जाएगा। तो इससे कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा। अब हम लोग तो यहाँ कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फिक्स का भी निकालना है तो फिक्स निकालेंगे। फिक्स का ABCD है, टोटल है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया। ये कैसे निकालेंगे, जो आपका यहाँ पे मेन ओवरहेड आया था इसका या तो 60% कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है उसमें माइनस कर देंगे वेरिएबल ओवरहेड, तो मतलब 60% वाला ज़्यादा ईजी, वो कर लीजिए। फिर फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाला निकाल लीजिए, दोनों फिक्स का टूटा हुआ था भाग में, तो ये निकाल लिया। तो मेरे यहाँ पे फिक्स ओवरहेड आ गया। अब पहला प्रपोजल क्या कह रहा है कि सी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अब सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो ए का सेल्स कमता है 10% से, तो देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सबका इतना दे दिया। अब कंट्रीब्यूशन देखिए सबका इतना दिया हुआ है। अब ए का कंट्रीब्यूशन 10% से कम जाएगा, तो यहाँ पे इसीलिए 65.95 में 10% कमा दिया, कंट्रीब्यूशन कमा दिया। अब फिक्स कॉस्ट है, सबका फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है कितना है, फिक्स कॉस्ट निकाले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ गया, इतना प्रॉफिट आ रहा है हमको अभी फर्स्ट प्रपोजल से। अगर हम सी को पूरा डिसकंटिन्यू करें टोटल देखेंगे। अब प्रपोजल 2 क्या कह रहा है कि सी का जो सेल्स है उसको 20% से लेंगे। यहाँ पे देखिए ग्राफ है, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सी 100 है, समझ लीजिए A 100 है। अगर सी को 20 पे कर दीजिएगा ना तो ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट सी को अगर 0 कर दीजिएगा तो 10% ए कम जाएगा, A 90 हो जाएगा।
तो यहाँ पे तो 0 कर दिया, तो इसलिए 90% पे लिया, मतलब 10% कम कर दिया। प्रपोजल 2 में क्या कर दिया, सेल को 20% कर दिया उसका। तो कंट्रीब्यूशन सबका नॉर्मली डाल दिया, हाँ ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका 20% 9.20% ले लिया। फिक्स तो सब तो उतना ही पड़ेगा, उतना उतना सबका फिक्स ले लिए। इस बार प्रॉफिट आ गया इतना, 16.32 है। अब थर्ड प्रपोजल क्या कह रहा था कि सी को पूरा हटा के अब डी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सी को पूरा हटा तो 10% से कम गया। तो अब डी जो है उस पर लिखा है कि वुड इंक्रीज द सेल ऑफ डी विच डिमांड इज़ अवेलेबल टू नेक्स्ट एक्स में 40 lakhs, मतलब 40 lakhs हो जाएगा। नेक्स्ट अनदर 40 lakhs हो जाएगा। अभी देखिए, अभी सेल्स कितना हो रहा है, डी का 40 लाख हो रहा है। कह रहा है कि सी को हटा के डी पे ज़्यादा डी पे मेहनत करेंगे और डी का डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट सी ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर विच डिमांड अवेलेबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ 40 lakhs। और इससे फिक्स कॉस्ट में भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में भी चेंजेस आता था। जैसे कि पहला वाला में था कि फिक्स कॉस्ट आपका 8 लाख से कम हो जाएगा। तो देखिए फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 35.6 आ रहा था, यहाँ 8 लाख से कम हो गया है सी में, तो इतना रह रहा है फिक्स कॉस्ट। अब इसमें भी है कि इसमें 3 लाख से बोला था कम हो जाएगा फिक्स कॉस्ट सी का, तो 3 लाख से कम हुआ। बट यहाँ पे क्या कह रहा है सी वाला प्रपोजल में, एज सी के जगह डी पे काम कर रहे हैं तो सी का कोई फिक्स कॉस्ट कमा नहीं है इसमें, सी का वैसा ही रहेगा। एवन तो सी को पूरा डिसकंटिन्यू कर दिया। तो देखिए अब कंट्रीब्यूशन, अब देखिए 40 लाख पहले सेल था और अभी और 40 लाख ऐड हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा सेल। तो कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे तो माइनस हो गया। अब कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका पहले कितना था 23.32, अब सेल डबल हुआ, कंट्रीब्यूशन भी डबल हो गया, तो कंट्रीब्यूशन भी यहाँ डबल कर लिया। तो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस फिक्स कॉस्ट किए नॉर्मली जैसे करते हैं। यहाँ पे इस पर कुछ घटाए नहीं सी को, एवन तो सी पूरा 0 हो गया क्योंकि लिखा है कि इस पर फिक्स कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका एक टोटल प्रॉफिट आ गया। इससे पता चलता है कि प्रपोजल टी जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखते हैं। तो इसमें आपने पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन अभी तक। इसमें मतलब कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ इसमें कह रहा है कि येलो बर्ड है, बाकी सब कुछ मतलब नॉर्मली सब लिखा है। एक फ्लाइट ड्रॉप करना क्योंकि लोग का प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा था, तो ये उसका इनकम स्टेटमेंट दिया है इस फ्लाइट का, जिसको हम लोग ड्रॉप करने का सोचें। अब देखिए इसमें अब हम लोग को मेन यहाँ पे ना कि हम लोग को निकालना क्या फिक्स है क्या वेरिएबल है, थोड़ा ये देखते हैं। तो देखिए पहला वाला चीज़ देखते हैं कि लिखा है यहाँ पे मेंबर ऑफ फ्लाइट वेयर पेड फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट फिक्स्ड एनुअल सैलरीज फ्लाइट क्रू। तो देखिए सैलरीज फ्लाइट क्रू ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे लिखा है वेरस फ्लाइट असिस्टेंट आर पेड बाई फ्लाइट, तो ये वेरिएबल हो गया। अब है यहाँ पे द बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन एक्सपेंस इज एन एलोकेशन। देखिए मैं बताया था कि अगर फिक्स होता है तो ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करेगा, एलोकेशन ऑब्जॉर्प्शन ये सब। तो एलोकेशन एक कीवर्ड हो गया, मतलब तो बैगेज लोडिंग वाला है ये फिक्स हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है कि 1/3 ऑफ लाइबिलिटी जो है, अच्छा हाँ फिर ये फिक्स हो गया। अब देखिए ओवरनाइट कॉस्ट ऑफ फ्लाइट का एट डेस्टिनेशन, अगर आपका फ्लाइट कहीं डेस्टिनेशन में जा रहा है तो आपको उसका ओवरनाइट कॉस्ट लगता है। तो ये एक्चुअली आपका क्या हो सकता है, ये आपका ये हो गया क्या बोलते हैं, ये भी आपका ये हो गया फिक्स कॉस्ट। एक सेकंड, हाँ ये भी आपका वेरिएबल हो गया, मतलब वेरिएबल क्या इसको हम लोग वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या फिक्स्ड है, मतलब आपको पे करना ही पड़ेगा, वैसा टाइप करेंगे कि आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देखने वाले हैं हम लोग इसका एक्चुअली, कि अगर इस फ्लाइट को हम लोग इस फ्लाइट को रख रहे हैं तो हमको कितना प्रॉफिट आ रहा है ये हमको दिख रहा है यहाँ पे कि हमको लॉस आ रहा है 65,500 का। पर अगर हम इसको हटा दें तो हम लोग इसको मतलब यहाँ पे क्योंकि हम लोग चार्ज वार्ज किए, आप देखिए कुछ इसमें एक्सपेंसिव तो फिक्स है, अगर हटा देंगे फिर भी इतना पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, इंक्रीमेंटल में हम लोग क्या देखते हैं रेवेन्यू है उसमें से हम लोग बस इंक्रीमेंटल कॉस्ट माइनस करते हैं। अब कुछ अवॉइडेबल जो फिक्स कॉस्ट होता है, अब ये सब कॉस्ट है इसमें हम लोग देखेंगे क्या अवॉइडेबल है क्या नॉन अवॉइडेबल है, वैसा देखेंगे। तो देखो ये तो अवॉइडेबल है कि अगर हम लोग प्लेन ही बंद कर दें तो डेस्टिनेशन में जाएगा नहीं तो ये बड़ा खर्चा भी नहीं लगेगा, तो ये अवॉइडेबल है। फिर देखिए फ्यूल ये भी वेरिएबल होता है, फ्यूल अगर प्लेन उड़ाना बंद कर दे तो ये भी वेरिएबल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का बात करते हैं आगे। फिर यहाँ पे लाइबिलिटी, अब यहाँ पे है 1/3 लाइबिलिटी जो है वो स्पेशली इसके लिए है, तो 1,53,000 का 1/3 कर दीजिए, 51,000 उड़ाएंगे नहीं तो 51,000 बच जाएगा, भी वेरिएबल हो गया। फ्लाइट प्रमोशन को हम लोग यहाँ पे वेरिएबल मान देंगे, फ्लाइट बंद कर दे तो उसका प्रमोशन भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कि हैंगर पार्किंग फ़ी जो वो स्टैंडर्ड है सब प्लेन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि ये फिक्स है, क्यों फिक्स है क्योंकि अगर आप फ्लाइट को बंद कर दोगे फिर भी कहीं तो रहोगे ना फ्लाइट को, तो इसीलिए उसका खर्चा लगेगा ही, तो इसलिए ये वाला आपका फिक्स हो गया। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट बनाते हैं कि ये ड्रॉप होना चाहिए। तो देखिए पहले यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लिए 9 लाख दिया हुआ था, रेवेन्यू इतना मिलता है,
इसमें वेरिएबल कॉस्ट लेस के ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम लोग फ्लाइट का मतलब फिक्स अवॉइडेबल इंक्रीमेंटल अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे बस, ठीक, क्योंकि जो कमिटेड होता है वो तो करेंगे नहीं। ये जो सैलरी कमिटेड था ये नहीं किया, ये वाला आपका अवॉइडेबल है, इसको कर दिया। बैगेज आपका एलोकेटेड अवॉइडेबल है, अब बैगेज आपका एलोकेटेड लिखा था तो फिक्स मतलब ये कमिटेड हो गया, तो इसको नहीं किया कुछ। ओवरनाइट ये वाला भी अवॉइडेबल है, फ्यूल अवॉइडेबल है। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग कमिटेड रखें, क्यों? क्योंकि डेप्रिशिएट तो होता रहेगा ना आपका फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट उड़ा नहीं रहे फिर भी आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन आपका कमिटेड है। अब देखिए लाइबिलिटी है 1/3 जो स्पेशल है ये आपका अवॉइडेबल है, अगर फ्लाइट उड़ाना बंद कर दो तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस नहीं पे करना पड़ेगा। फ्लाइट का प्रमोशन ये भी अवॉइडेबल है, एज्यूम किए हैं फ्लाइट प्रमोशन अवॉइडेबल है। हैंगिंग अपार्टमेंट फी कमिटेड है, कहीं ना कहीं रखोगे तो नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट आपका इतना हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एज इट इंक्रीमेंटल बेनिफिट पॉजिटिव द फ्लाइट शुड भी कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि इसमें भले आपका लॉस यहाँ दिखा रहा है 65,500 का, बट इसमें ऐसा कुछ जैसा कि पार्किंग फ़ी है ये सब भी हम लोग इंक्लूड कर दिए। अगर हम लोग फ्लाइट उड़ाना बंद कर देना फिर भी हमको ये सब का खर्चा देना ही पड़ेगा, तो इससे बेटर उड़ाते रहो, अभी कुछ तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है, इतना लॉस हमको हो रहा है। अगर ये हम वो सब हटा देंगे मतलब खाली तो फिक्स होगा तो हमको ज़्यादा लॉस हो जाएगा मेरा, इसलिए बेटर है इंक्रीमेंटल बेनिफिट हम लोग यहाँ पे देख लें कि इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो रहा है इसको, तो इसीलिए हम लोग ये मतलब प्रीवियसली जैसे पहले कर रहे थे वैसा टाइप का क्वेश्चन। तो बस इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग सिविल के